करने ना. Chalo, good morning. Today we are going to start the simple stress and strain. Okay, what are the basics things regarding stress and strain? We are going to discuss in this lecture, and we will also discuss the relative topics like what is prismatic bar, है ना? What are the various properties of the metal, and the basic most important thing what we are going to discuss is stress strain curve. So I am sharing with you a PPT. एक मिनट पहले तो मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द क्या क्या देखो शेड्यूल में जो जो चीजें हैं एक बार मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, एक मिनट. हाँ ओके, दिस इज योर सब्जेक्ट. ठीक है, देखो शेड्यूल हम भी बनाते हैं किस टाइप पे किस दिन आपका कौन सा लेक्चर होगा. तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से शुरू किया था. ठीक है, आई थिंक टुडे इज 24th है ना. 24th, तो देखो यहाँ तक तो हमने Sir, your voice is not audible. चलो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अब आवाज आ रही है, क्लियर है अब? Yes, sir. चलो जहां पे कुछ ऐसा हो ना तो मेरे को एक बार बता देना, है ना. एक मिनट.
अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक मिनट, So notes. ये दिख रहा होगा ना मेरे हिसाब से, ये सब दिख रहा है? Yes, Yes. sir. चलो ये हैं हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलो देखो, यहाँ से देख लो, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड एक्सियल स्ट्रेस, ये पूरा देखो सिविल का पार्ट है, लेकिन आपको जो जो चीज इंपॉर्टेंट बतानी है ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलो पहला फिगर देखो। अब इसमें सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि है क्या चीज, ठीक है। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ, देखो स्ट्रेस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, नीचे सरफेस कौन सा है, दैट इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर समझ में आए तो बताना। अगर इसमें 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, इट इज फ्रिक्शनलेस, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी 20 न्यूटन के अलोंग है, तो इसमें स्ट्रेस कितना होगा? कोई बताएगा? काशविया, स्ट्रेस कितना होगा? So force is 20 Newton, right? यस, Stress हो गया आपका 2 force per unit area. वेरी गुड। Stress. मोहिनी, So 0-20 ही उसका फोर्स और 20 उस डायरेक्शन के अलोंग है, तो 0 हो गया। कैसे जीरो हुआ? चलो काशवी, मैंने क्या बताया था, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस Force per unit area. पर यूनिट एरिया। और कुछ, चलो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके अलावा स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी गुड। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो अगर और मोशन उसी के अलोंग है जहां फोर्स लग रहा है, तो जब फ्रिक्शनलेस है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, होगा? नो सर। नहीं होगा। तो हियर द स्ट्रेस इज, इंटरनल स्ट्रेस इज जीरो, ठीक है। स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट फिगर में द स्ट्रेस विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, फोर्स वही 20 न्यूटन लग रहा है सेम एरिया पे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। अब मोहिनी बताओ, क्या यहाँ पे स्ट्रेस होगा? सर अपोजिट है तो कुछ चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेस होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? होगा। होगा। कितना होगा? 20 न्यूटन फोर्स है, 20 बाय अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एरिया 10 है, तो 2 हो गया सर। क्या 2 होगा? सिर्फ 2 होगा? मीटर स्क्वायर। 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस विल ऑलवेज अपोजेस द, मतलब फोर्स। देखो यहाँ पे अभी तक मैंने ये नहीं बताया था स्ट्रेस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, लेकिन वो रेसिस्टेंस तब आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, तभी हम उसे कहेंगे, क्लियर, ठीक है। समझ में आ गया? या फिर फ्रिक्शन लग रहा हो किसी चीज में, सेम डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा हो, लेकिन फ्रिक्शन जब तक एक्ट में नहीं आएगा तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो याद रखना है कि जब द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो वहां पे हमें मोशन पे ध्यान रखना है, क्लियर। देखो ये छोटी छोटी चीजें मैंने जो छोड़ी थी, मैं चाह रहा हूं ये अभी क्लियर हो जाए, क्लियर। अब इसमें बाकी कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। देखो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, क्लियर करने हैं, ठीक है। स्ट्रेस ये बताया था, स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ रीस्ट्रेनिंग फोर्स एंड रीस्ट्रेनिंग डिफॉर्मेशन, ठीक है। यही मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा बता दिया था मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स या रीस्ट्रेनिंग डिफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में 2 तरीके बताए थे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। मैंने आपको एक और बताया था, कंप्रेसिव और टेंसाइल। तो नॉर्मल के अंदर ही हमारे 2 तरीके होंगे, कंप्रेसिव और टेंसाइल, क्लियर। अब कुछ चीज थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूं। हमने वहां फोर्सेस पढ़े थे, कितने टाइप से फोर्सेस पढ़े थे मोहिनी? फोर्सेस 10 टाइप से फोर्सेस पढ़े थे। देखो कितने भी फोर्सेस ले लो, सारे फोर्सेस ना सिर्फ 2 तरीके के स्ट्रेस डेवलप करते हैं, ठीक है। हर कोई भी किसी भी फोर्स का एग्जांपल लो, आप कोई सा भी फोर्स बोलो, उसके कारण 2 तरीके के स्ट्रेस होंगे, या तो नॉर्मल या तो शियर, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस मैंने आप लोगों को बताया था, एनी स्ट्रेस दैट इज गोइंग टू बी एक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या एक्सियल टू द एक्सिस। मैंने बताया था ना कि अगर ये बीम है, बीम के ऊपर से जैसे यहां पे ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? नॉर्मल स्ट्रेस, क्लियर है? यस सर।
नॉर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि देखो इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगर शेयर स्ट्रेस में पूछूं तो शेयर स्ट्रेस मुझे बताएगा क्या होता है? शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में कोई डिफरेंस बताएगा कुछ? सर शियर तो परपेंडिकुलर लग रहा है शेयर और परपेंडिकुलर शेयर है। वो सर जब उसका बेस नॉर्मल फिक्स्ड होता है और परपेंडिकुलर। ऊपर से पुश करते हैं तो हम्म उसका शेप में डिफ्लेक्शन डायगोनल जो हो जाता है, दैट इज शेयर स्ट्रेस। अभी तक मतलब शेयर नॉर्मल तो स्ट्रेस। परपेंडिकुलर लग रहा है और शेयर के अंदर कुछ एक्सटर्नल लगेगा, जिसको हम शायद ट्रू स्ट्रेन याद बोल। रखो, अलोंग द सरफेस जो भी फोर्स लगेगा उसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, दैट इज शियर स्ट्रेस। मतलब So you are not audible. अभी दिख रहा है? Yes sir. ये बार बार यही चीज हो जा रही है ना। चलो तो मैं शियर स्ट्रेस बताता। शियर स्ट्रेस एनी स्ट्रेस दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द फोर्स दैट इज अलोंग द सरफेस। ठीक है, सरफेस के अलोंग या सरफेस के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज शियर स्ट्रेस। लेकिन याद रखना है सरफेस के अलोंग जो भी लग रहा है। क्लियर हो रहा है काशवी? ओके सर। ठीक है, लेकिन जब भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, Sir, your voice are again gone.
चलो अब आवाज आ रही है ना? Yes, sir. देखो मैंने क्या बताया, अगर पुश या पुल लग रहा है तो पुश या पुल के कारण कौन सा स्ट्रेस आएगा? ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेस। तो जब बीम की बात करते हैं ना, बीम में जब बेंडिंग मोमेंट आता है तो उसमें क्या होता है, पुश या पुल होगा तभी उसके अंदर कुछ बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। हमेशा बीम की बात करेंगे तो हम उसमें, याद है मैंने बताया था लोड जो पड़ता है वर्टिकल लोड पड़ते हैं, तो वर्टिकल लोड, ठीक है, तो उसके कारण जो पुश या पुल होगा वो साइड से होगा, दैट इज मतलब साइड क्या मतलब एक्सियल ही होगा, तो दैट विल बी ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेस। तो बीम में हमेशा यू विल हैव द नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब आते हैं टॉर्शन की बात करते हैं। टॉर्शन और पहले तो बेंडिंग मोमेंट में डिफरेंस समझो, ठीक है। कितने लोगों ने वो वाला गाना सुना है, क्या बोलते हैं, अच्छा कितने लोग मतलब कपड़े धुले हो, कपड़े क्या छोड़ो, अपनी तावल तो धुलते होगे ना, तावल धुलते हो तो उसमें से पानी निकालना होता है तो क्या करते हो, फटाफट बताओ। सर उसे ट्विस्ट करके निचोड़ते। ट्विस्ट करते हैं, वही ट्विस्टिंग है, दैट इज टॉर्शन, ठीक है। ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण टॉर्शन आता है। टॉर्शन याद रखना, देखो 3 एक्सिस होती हैं, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। किसी भी मटेरियल को 3 एक्सिस होंगी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड एक जेड होती है, ठीक है। अब समझने के लिए ये समझो कि हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो आप दिखाते हो ना, देखो जब इसके अलोंग डायरेक्शन, देखो अब तक जो बेंडिंग मोमेंट पढ़ते थे ना हम लोग, उस बेंडिंग मोमेंट में क्या होता था, यहां से बीम को दोनों तरफ से बेंडिंग मोमेंट लगती थी तो ये मूव होता था। अब ये मेरे को बताओगे, जैसे ये बीम है, बीम पे मैं यहां से बेंडिंग मोमेंट लगाऊं और यहां से, दोनों तरफ से बेंडिंग मोमेंट लगाते थे, ये कौन से एक्सिस के अलोंग है, फटाफट से बताओ। एक्स वाई जेड किस एक्सिस के अलोंग है? सर एक्स। पक्का? एक सेकेंड। चलो यहां पे आ जाओ, एक्स वाई और जेड एक्सिस देखो फटाफट, ठीक है। दिख रही है एक्स वाई और जेड, थोड़ा सा फिगर वैसा बना हुआ है, ये वाली देखना, मैं जहां एरो दिखा रहा हूं वो दिख रहा है, यस सर। है ना, ये प्लेन है। देखो अब जो बीम की बात करते हैं ना, अब ये 3D थोड़ा सा विजुअल करो कि 3D में कैसा होगा। 3D में ये एक्स एक्सिस जा रही है सीधी, ठीक है, एक वाई एक्सिस जा रही है ये वाली, ठीक है, और एक जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट लगेगा, ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट लगेगा, कहने का मतलब है, देखो अब इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में क्या होगा ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, जब इस पे मोमेंट लगेगा तो ये अंदर जाएगा और ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये अंदर जाएगा और ये बाहर, ये वाला सरफेस जो है ये अंदर जा रहा है और ये बाहर, तो इस तरीके का मोमेंट जो भी जब भी डेवलप होगा दैट इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। क्यों, मतलब देखो बेंडिंग मोमेंट क्यों बोल रहे हैं इसको, ये इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। और इसी के कारण क्या हुआ, इस सरफेस को ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ पुश कर रहा है और इसको पुल कर रहा है। पुश एंड पुल जहां लगते हैं दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, वाई इट इज द केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। लेकिन अब आप देखो, अभी तो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया, अगर आप यही चीज जेड एक्सिस के अलोंग लगाते तो क्या होता, ये पूरा मटेरियल, अब वो सॉरी देखो मैंने गलत बोल दिया, ये जो अभी हम पुश पुल कर रहे हैं ना, ये जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट लगा है, ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं जेड एक्सिस, ये वाला घूमता हुआ दिख रहा है, तब तो ये आगे पीछे जाएगा ना, आगे पीस को पुश करेगा और इसको पुल करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जेड एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट लगा रहे हैं दैट इज बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अब बीच बीच में नेटवर्क चला जा रहा है तो अभी होना सब, Yes. यस सर। है ना? सर तो जो हम जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाएंगे वो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखो चाहे z एक्सिस के लगा लो चाहे y एक्सिस के लगा लो, फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है z एक्सिस के अलोंग आप जब लगा रहे हो तो इसको बेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना जो आपकी तावल है, तावल को आप क्या करते हो, मान लो तावल ले लो, ठीक है, तावल को क्या किया, अब दिख रहा है ना ये तावल दिख रही है, अब इसको आप इसके कौन से एक्सिस के अलोंग लगा रहे हो, x एक्सिस के अलोंग लगा रहे हो, इस तरह ट्विस्ट करते हो ना, एक ऐसे एक दूसरी तरफ से, तो क्या होता है, तब पानी उसमें से निकलता है, तो दैट इज नोन एज ट्विस्टिंग। आप उसको बॉडी को पूरे को ट्विस्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक्स एक्सिस के अलाउंग जो आप मोमेंट लगाओगे दैट इज ट्विस्टिंग, बट उस एक्स के अलावा कोई भी एक्सिस में लगाओगे दैट इज बेंडिंग मोमेंट। समझ में आया नहीं समझ आया, मैं फिर से समझाऊं ये? यस सर। सर ठीक है? ट्विस्टिंग वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग होती है और नहीं ट्विस्टिंग इज ऑलवेज ओनली एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलावा कहीं पे भी आप मोमेंट लगाओगे दैट इज बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि देखो वाई एक्सिस में भी लगाओगे तो ये वाला पार्ट नहीं, दूसरा वाला पार्ट पुश और पुल होगा ना, यहां से आप दबाओगे ये आगे निकलेगा, ये
सरफेस जो मैंने जहां पे एक्सिस बनाई है और इसके पीछे वाला सरफेस, ठीक है, इस सरफेस पे क्या होगा, इस सरफेस पे अगेन व्हेन यू विल हैव अ मोमेंट, तो ये आगे पुश करेगा और ये पुल होगा, है ना, तो ये दोनों फिर से वही वाला हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, और इसी मटेरियल को जब आप दोनों तरफ से मतलब घुमाओगे तो ये क्या होगा, ट्विस्ट होगा, ये पूरा का पूरा घूमने लगेगा। समझ में आया? और बेंडिंग मोमेंट के कारण मटेरियल क्या होता है, बेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। है ना, यस सर। देखो ये ऊपर एक सरफेस दिखाया हुआ है, ये सरफेस क्या करेगा, पुश और पुल करेगा, और टॉर्शन के कारण एक और याद रखना, अब जब टॉर्शन हो रहा है ना, तो आप खुद देखो टावल को जब घुमाते हो ना, तो सरफेस पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस सरफेस के कारण कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर। शियर स्ट्रेस। क्लियर हुआ? टॉर्शन के कारण क्यों शियर स्ट्रेस डेवलप होता है और क्यों बेंडिंग मोमेंट के कारण नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ठीक है, पुश एंड पुल जहां पे आएगा दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, जहां पे भी शियर फोर्स आ गया या शियर स्ट्रेस आ गया दैट इज हमारा टॉर्शन। क्लियर? ओके सर। देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, शियर फोर्स क्या होता है, सरफेस पर अलोंग द फेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, देखो यहां पे समझ में आ रहा है, ये एक पूरा मटेरियल ले लिया, जो अभी मटेरियल दिखा रहे थे ना, अब इसके अलोंग यहां पे जो भी फोर्स लगेगा दैट इज शियर फोर्स, यहां पे जो फोर्स लगेगा ऊपर नीचे दैट इज शियर फोर्स। और ये टॉर्शन समझ में आ रहा है, शाफ्ट जो आप लेते हो ना, जो शाफ्ट याद है किसकी चीज में, इलेक्ट्रिक मोटर में सारी शाफ्ट यूज होती हैं, ठीक है, तो शाफ्ट आप रोटेट करती है, तो वहां पे जो रोटेशन आता है दैट इज ड्यू टू द टॉर्शन। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। क्लियर? नाम मोमेंट का ये, क्योंकि वो भी टर्न करवाने की कोशिश कर रहा है, वो बेंडिंग मोमेंट हो गया और ये ट्विस्टिंग हो गया। ट्विस्टिंग हमें पूरा रोटेट करवाएगा। जब भी आप देखो कोई चीज देखोगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, वहां पे शाफ्ट लगाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो टॉर्शनल फोर्स से आएगा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। क्लियर? देखो यहां पे कोई भी चीज रोकनी हो तो रोक देना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। कुछ कुछ दिमाग में आइडिया बन रहा है, नई नई चीजें तो लगेगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सबसे बोरिंग पार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं ना, इसको तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें वहीं से आती हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैं बता दे रहा हूँ व्हाट इज इलास्टिसिटी। एक बार में डिफाइन करना हो देखो, अब मैं देखो इलास्टिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा वाई इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द यूज ऑफ इलास्टिसिटी? सर किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आता है, उसके लिए इलास्टिसिटी की जरूरत होती है। चलो अब तक यही पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं होती। मैं पूछ रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ यू विल डिफाइन द स्ट्रेंथ, मतलब किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ दिखालोगे कैसे, ठीक है, कि ये मटेरियल बहुत अच्छा है। लेफ्ट हो गया आई गेस। क्या हुआ सर अभी? मोहिनी का लेफ्ट हो गया एकदम से। अब कोई, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको ना मीटिंग को मैं बंद कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। सर 1 सेकंड के लिए वेट कर लेते हैं, क्या पता वो रिजॉइन कर ले, उसका नेटवर्क इशू हो। चलो आप बता देना, मेरे को दिख नहीं रहा है कौन ज्वाइन है कौन नहीं है, बस आपसे कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब तक समझ में आया नहीं आया काशवी, जो चीज मैंने बताई थोड़ी सी नई चीज है और थोड़ा लेवल अच्छा है। ठीक है, ये एकदम करंट सारी चीज का है, मतलब करंट में जो सिनेरियो चल रहा है ना, ये सारी चीजें इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके चलना है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट भी है, मैं चाह रहा हूँ, देखो ये सारी चीजें क्यों दे रहा हूँ ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, आपने खुद से पढ़ा होगा, और एक बार इसको देखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर। यस सर। ठीक है, सर आज तो बेसिकली हमारी इलास्टिसिटी की हमारी नीड ये होती है कि कितना फ्लेक्सिबल होगा वो मटेरियल, कितना एक्सटेंड कर सकता है या कितनी स्ट्रेंथ है उसमें। फ्लेक्सिबल मतलब देखो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो किसी भी मटेरियल का टेस्ट कैसे होता है, कोई भी मटेरियल की मतलब आप कैसे बताओगे कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ बुरी है, मतलब बुरी क्या क्या मतलब आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा मटेरियल चाहिए। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ रहे हो, तो आप क्यों सीमेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप क्यों एग्रीगेट और ये सब चीज देख रहे हो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ अच्छा दे रहा है। क्यों लाइन पे गए आप, क्योंकि वो उससे स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ऐसे ही जब आप मटेरियल की आपको स्ट्रेंथ ही नहीं पता है, और वो स्ट्रेंथ भी के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो वो अगर इस रेंज तक है तो हम बोलेंगे कि दिस मटेरियल इज गुड। ठीक है, तो देखो आप जो सोचते हो ना कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया और इसके बाद हम एग्जाम में बैठेंगे, या मतलब हमने दे दिया, जब इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि आपको साइड पे ये चीज करनी है, आप कैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, तो वहां पे आपको बताने हैं कुछ प्रॉपर्टीज उसकी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है जिसके आधार पे आप डिसाइड करोगे कि इस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी होगी। मोहिनी ज्वाइन की नहीं की?
Yes, सर कर लिया। कर लिया मोहिनी? हाँ, तो मैं फ्लो में तेज से चलता जाऊंगा। अभी ठीक है ना, सब आवाज आ रही है? yes, sir. है ना? तो चलो, मैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, शुरुआत मैंने अभी बीच में रुक गए थे हम लोग, है ना? तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंस बता रहा था कि जब भी आप मतलब कोई, जैसे मान लो आपने एक सब्जेक्ट अपना आर्किटेक्चर का पढ़ा, ठीक है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इस सब्जेक्ट का यूज क्या है? इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपसे डिजाइन कंसेप्ट और ये चीजें नहीं पूछते, आपसे वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो कितना आइडिया या क्या क्या एप्लीकेशन करोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू गो टू द साइट, ठीक है, आपको अपने प्लान और ये सारी चीजें बनानी है, उनको देना है क्लाइंट को, ठीक है। तो अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन एप्लीकेशन नहीं आता तो आप कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू विल डिसाइड व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो जब ये सवाल पूछा जाए तो वहां पे आपको कुछ इतनी सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, उसके बाद आप बताओगे कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। लास्ट में ये क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले पता करते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी, अब तक जो पढ़ रहे थे ना कि इट इज गोइंग टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे पार्ट है इंस्टेंटेनियसली। देखो जो चीज मैं बोल रहा हूँ याद रखना, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। जैसे ही आपने क्या किया, किसी एक बॉडी पे लोड डाला, ठीक है, देखो अब इलास्टिसिटी हम रिलेट करते हैं अपनी बिल्डिंग से, ठीक है। बिल्डिंग में आपने मटेरियल यूज किया, और मतलब कोई भी मटेरियल यूज किया और उस पर लोड डाला, तो ऐसा होता है हर एक मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द इलास्टिसिटी। जैसे आपने लोड डाला वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियसली जैसे ही आपने लोड हटाया ना, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल शेप को वो रिगेन कर ले। दैट मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? यस सर। इंस्टेंटेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तुरंत लोड लगाया था, तुरंत लोड हटाया, वो तुरंत अपनी पोजीशन को मतलब रीगेन कर ले। अगर वो रीगेन ना कर पाए तो वो इलास्टिक नहीं है, ज्यादा इलास्टिक नहीं है। ज्यादा और कम इलास्टिक नहीं, यहाँ पे यही चीज क्लियर करनी है। अगर वो रीगेन ना कर पाए, दैट मटेरियल इज नोन एज प्लास्टिक। क्लियर? ओके सर। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अब याद रखना। इलास्टिक मटेरियल मे बी लीनियर और मे नॉट बी, मतलब लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? तो अगर एक्सियल के लॉन्ग लग रहा है तो लीनियर। नहीं नहीं, एक्सेस के लॉन्ग से मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मॉडुलस याद हो, इसीलिए पहले वो चीज पढ़ा दी मैंने। इलास्टिक मॉडुलस क्या है, उसका मतलब कैसे पता लगाओगे इलास्टिक मॉडुलस? सर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वाला। बिल्कुल, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन निकालोगे ना। अगर किसी पोजीशन पे टू, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, टू पे, टू क्या है पहले कोई बताएगा? मोहिनी क्या है टू? स्ट्रेस। वेरी गुड। टू स्ट्रेस पे थ्री स्ट्रेन है, फोर स्ट्रेस पे कितना होना चाहिए? सिक्स। तो अब जैसे जितना स्ट्रेन है उसका डबल, जैसे टू का डबल फोर हुआ, तो हमारा स्ट्रेन भी थ्री का डबल सिक्स हो गया। लेकिन तो इससे हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा? दैट इज लीनियर इलास्टिक। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब इलास्टिक मटेरियल ऐसा नहीं, अगर ये कर्व सॉरी अगर ये कर्व बन जाए तो क्या इसे इलास्टिक बोलेंगे? यस सर। कैसे? कर्व बन गया तो फिर वो लीनियर नहीं होगा। मैंने पूछा उसको इलास्टिक बोलेंगे, लीनियर तो नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो इलास्टिक मटेरियल रहेगा? यस सर। कैसे? सर क्योंकि उसका इलास्टिसिटी पॉइंट तो आगे तक एक्सटेंड होता ही रहता है ना, चाहे उसमें एक स्टैग्नेशन पीरियड क्यों ना आ जाए। देखो कहने का मतलब है कुछ कुछ हद तक सही बात है, लेकिन देखो व्हाट इज द रीजन। देखो जरूरी नहीं कि वो हमेशा लीनियर हो, ठीक है, आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है, लेकिन ये कर्व ऑलवेज लीनियर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि स्ट्रेस हमेशा इक्वल कांस्टेंट वैल्यू से बढ़े, ठीक है, तो वो कर्व भी बन सकता है। ये कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक पॉइंट आता है, अभी मैं क्लियर करूंगा कहां पे ऐसा पॉइंट आता है, इसलिए ये जरूरी है। हमारे पास इलास्टिक मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं, लीनियरली और नॉन लीनियरली भी हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इलास्टिक तक इतना ही इंपॉर्टेंट था। यहां तक किसी को पूछना हो तो बताओ, आगे बढ़े? यस सर। है ना। नाउ प्लास्टिक मटेरियल मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अंडरगो इनइलास्टिक स्ट्रेन। अब यहां पे जरूरी है इनइलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, कोई बताएगा इनइलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है? इलास्टिक नहीं होगा वो का हाँ, अपने उससे समझ में ही आ रहा मतलब कोई है। इफेक्ट नहीं देगा वो उसमें।
बिल्कुल, देखो साफ साफ लिखा है नॉट रिकवरेबल, है ना, मतलब कहने का मतलब है रिकवर जो ना कर पाए अपने पार्ट को, दैट इज इनलास्टिक। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब देखो थोड़ा सा समझना है कहां पे, देखो जब हम कर्व अभी देखेंगे ना तो मैं बताऊंगा प्लास्टिक जोन क्यों हम कहते हैं उसको प्लास्टिक जोन ही। ठीक है, तो द रीजन इज दैट इज ड्यू टू द इनलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, याद रखना यहां पे इलास्टिक लिमिट इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक लिमिट के बाद ही ऐसा होता है कि वहां पे द मटेरियल शोज द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक तो क्या है, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट के बाद जैसे ही मटेरियल जा रहा है दैट विल बी गेन टू योर इट्स प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, वो प्लास्टिक स्टेट में शुरू हो गया। क्लियर? यस सर। चलो अब थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आ जाते हैं, अभी कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, लेकिन देखो पहला सवाल मैंने आपको क्लियर कर रखा है। फटाफट से काशवी मैं पूछूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, बना लोगी? यस सर। मोहिनी आप भी बना लोगे? यस सर। बनाओ फटाफट। बन गया? बन गया नहीं बना? यस सर। सर एक सेकंड बन। अब दोनों का आंसर गलत है, कुछ भी बना दो। क्वेश्चन ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? सर मैंने रिपीट प्लीज, आपने कहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ बनाओ। हाँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ मैंने बोला। लेकिन बन गया? उसमें हमें मटेरियल तो चाहिए, किस मटेरियल का बनाएंगे? मैं तो इसलिए रुकी। मोहिनी का बन गया? सर मैंने मोहिनी तो नॉर्मल इलास्टिसिटी वाला बनाया। किसका प्लास्टिसिटी? इलास्टिसिटी। मैंने पूछा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, दोनों लग गए, कॉपी पेन उठा के लग गए। पूछा किस मटेरियल का बनाना है, मैंने सर बताया मैं था तो ना। उसी का वेट कर रही थी कि आप बताओगे हाँ, अभी। मैंने कुछ नहीं बनाया अभी तक अपने उसमें। नहीं देखो पहला सवाल होगा जैसे ही पूछा जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो आपको पूछना है किस मटेरियल का सर। ठीक है, कंक्रीट का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, माइल्ड स्टील का भी बनता है, HYSD का भी बनता है, अलग अलग मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइल्ड स्टील। ठीक है, क्यों माइल्ड स्टील? क्योंकि माइल्ड स्टील इज गोइंग टू बी यूज्ड इन आवर स्ट्रक्चर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइल्ड स्टील। ठीक है, क्यों माइल्ड स्टील इंपॉर्टेंट है बताएगा कोई? सर क्योंकि वो सबसे ज्यादा वो स्ट्रेंथ उसमें सबसे ज्यादा है उसकी, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और इलास्टिसिटी भी बहुत है उसकी। ज्यादा होती है उसकी। चलो आज का काम याद कर लो, आपको ये पता करना है व्हाट शुड बी द, मतलब इससे भी अच्छी स्ट्रेंथ किस किस की होती है। ठीक है, इससे भी अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं डायमंड होती। की स्टील से होती है और स्टील हाँ बस बिल्कुल। होता है। सर हाँ लेकिन इसका ये है ना कि अफोर्डेबल भी है, यूजेबल भी है, तो इसकी वजह से ये मैक्सली यूज हो सकता है। हाँ, मतलब वो पीपीटी थोड़ी सी पड़ी थी, पीडीएफ में लिखा हुआ है ना। तो देखो सबसे पहली चीज है, हम क्या चीज करने जा रहे हैं ना, ये चीज क्लियर हो, क्यों माइल्ड स्टील ही। ठीक है, ये सवाल देखो आपके अंदर आने चाहिए कि सर वाइल्डली माइल्ड स्टील का क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं कि भैया माइल्ड स्टील हमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है और दिस इज द बेस्ट मटेरियल। और क्या बेस्ट है इसका ये तो बताया नहीं अभी तक। सर इलास्टिसिटी इसकी सबसे मतलब बेस्ट है ये। फिर एक और वर्ड इलास्टिसिटी, क्या फिर से मोहिनी? मोहिनी ने कुछ बोला नहीं बोला? काशी बोल रही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है स्टील की? 250। फिर 250, दैट इज यील्डिंग स्ट्रेस। ओहो यील्डिंग सॉरी 200। क्या पिछली बार भी यही चीज बोली थी और 200 ही आपने बोला था, क्या 200? जीपीए हाँ गीगा मेरे को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में बताओ। किलो देखिए जरा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किस, क्या मतलब कुछ गीगा पास्कल। पास्कल, मेगा गीगा पास्कल। मेगा पास्कल तो मैं हमेशा वैल्यू बोला हूं, मैंने कभी 200 गीगा पास्कल बोला नहीं। ठीक है, मैंने हमेशा बताया मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, कोई याद हो तो बताओ 200। क्या? 2 इंटू 10⁵ या 6? 5 न्यूटन पर एमएम 6। स्क्वायर। ठीक है, मैंने हमेशा से बोला। चलो अभी आ जाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एक्स एक्सिस पे क्या है स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है, सॉरी एक्स एक्सिस सही बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। ठीक है, क्लियर है? ये क्यों है मैंने रीजन बहुत अच्छे से बता रखा है, मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज स्टार्टिंग। ए पॉइंट कौन सा है, कौन फटाफट बताएगा? देखो रिवाइज कर रहे हैं, हम चीज पढ़ चुके हैं। ए पॉइंट कौन सा है? प्रोपोर्शनल लिमिट।
हाँ सामने लिखा हुआ है, बताएगा ए पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों है? क्योंकि वो अभी तो हम उस पे फोर्स लगाना स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी तो, जस्ट एक्सटर्नल फोर्स। वेरी गुड, वो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली वो लगा रहे हैं। दोनों चीजें ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल रहती है उतने बिल्कुल, पॉइंट तक। हमारा जो स्ट्रेस की वैल्यू है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, जितनी स्ट्रेस आप बढ़ रही है उतना ही स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो दैट इज नोन एज ओए। ओए इज द लीनियर पार्ट ऑफ द, यही इसी पार्ट को बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। जो हुक्स लॉ पढ़ाया था, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। याद रखना हमेशा प्रोपोर्शनल लिमिट, यही कई जगह लिखा है विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन इलास्टिक लिमिट को वो प्रोपोर्शनल लिमिट, देखो यहाँ पे ए बी का जो डिफरेंस दिखा रहा है ना, बहुत कम होता है। यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो कई किताबों में दिया है विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। शायद पिछली बार मैंने भी विद इन इलास्टिक लिमिट बोला था, याद है? तो याद कर लेना अगर गलती से बोला हूं तो। दैट इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, हमेशा लीनियर पार्ट के लिए ही हुक्स लॉ वैलिड होगा। क्लियर? यस। ठीक है। नाउ बी इज, बी काशी बताओ। इलास्टिक लिमिट। देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना थोड़ी कर रहा इलास्टिक हूँ। लिमिट। हाँ देख के बता दो। ए बी में डिफरेंस क्या आया, मतलब ओ ए तक क्या था और ए बी में क्या डिफरेंस आया? सर अब बी पे आपका वो स्लाइटली कर्व होना शुरू होगा, मींस आपका स्ट्रेस इंक्रीज नहीं, हाँ स्ट्रेन इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेस इंक्रीज होता रहेगा। मोहिनी सही बोल रही है काशी? सुना ही नहीं आपने काशवी ने क्या बोला? सर मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं कह रही हाँ, हूँ कि आपका बी के पॉइंट ऑनवर्ड्स वो मटेरियल अपनी शेप हल्की चेंज करना शुरू करेगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट पे आ गया था वो, तो अब अंदर का उसका स्ट्रेस इंक्रीज होगा, बट स्ट्रेन उसका कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा हल्का चेंजेस आएंगे स्ट्रेन में। सही है मोहिनी, समझ में आया काशवी ने क्या बोला? यस सर, वो अब कर्व होना स्टार्ट हो गया, स्ट्रेस लग अब स्ट्रेन कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेस बढ़ रहा है। अच्छा, मैं काशवी की बात को रिपीट कर रहा हूँ, काशवी मुझे समझ नहीं आया, बी से कर लेना शुरू कर रहा है ऐसा सर कुछ? बी के अहेड, सी से मतलब कर्व बी से अहेड कर्व लेगा वो। यही तो गलत सुनना चाह रहा था मैं। होगा तो स्ट्रेट ही, बट उसके अंदर कुछ वो स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से वो अपने फॉर्म को गेन कर सकता है अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो। फिर वही चीज, प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट क्यों गया? प्रोपोर्शनल लिमिट तक का मतलब क्या है? सर वहां तक दोनों चीजें प्रोपोर्शनल रहेंगी। फिर ए प्रोपोर्शनल बी में क्या लिमिट। डिफरेंस आया? मैं वही सर पूछ रहा हूँ, बी के बी, अहेड आप बता रहे हो। बी, हाँ बी पे हम लोग एग्जैक्ट बी पॉइंट पे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर सकते हैं। ए बी इज नॉन लीनियर, याद रखो। ए बी जो है कर्व शुरू हो गया, ए से ही कर्व बनना शुरू हो गया। क्लियर? अभी ओके, जो, तो बी से अहेड कर्व नहीं, ए बी से ही कर्व बनना शुरू हाँ होगा। बिल्कुल ये बोलना है, बी से अहेड नहीं, ए से ही कर्व बनना शुरू हो गया। अभी जो मैंने इलास्टिक पार्ट में दो चीजें करवाई, लीनियर, क्या करवाया? लीनियर इलास्टिक और नॉन लीनियर इलास्टिक, ये इसी के लिए करवाया था। ओ इज लीनियर इलास्टिक एंड ए बी इज नॉन लीनियर इलास्टिक। क्लियर? यस सर। है ना? देखो इसीलिए मैं कर्व इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। नाउ किसने मेरे से पूछा था सी पॉइंट तक गया या डी पॉइंट तक गया? किसी ने क्वेश्चन पूछा था, काशवी या मोहिनी ने पूछा था। आज वो उसका डाउट क्लियर करता हूं मैं, कि सी पॉइंट तक गया, कुछ पूछा था ना किसी ने, मेरे को याद आ रहा है, या किसी और ने पूछा होगा। यील्ड पॉइंट। हाँ सर, ये यील्ड पॉइंट क्यों आया? अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, को इसका इंपॉर्टेंस बताएगा? अपर यील्ड या लोअर यील्ड, मतलब क्यों आया, आया क्यों? सर नहीं, आपको ही बतानी पड़ेगी। मैं बताता हूँ, चलो। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल नहीं दिया था शायद, आपकी क्लास में नहीं दिया होगा। सुनो मेरी बात। अब क्या बोलते हैं, काशवी, आटा पिसवाने जाती हो? नो सर। नो सर। कोई घर में जाता है? सर मतलब हमारा तो वही आता है ना, पैक्ड। तो मोहिनी, जो सवाल मैंने पूछा ध्यान से सुना, देखो आईएएस के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं। मेरा सवाल क्या था काशवी, रिपीट करो। आटा पिसवाने जाते हो? आटा को पिसवाने की जरूरत है क्या? सर अच्छा। वेरी गुड। चलो अब पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं। मोहिनी गई हो, गेहूं पिसवाने गई हो मोहिनी? सर गई नहीं, ऐसे देखा है वो जो घर में होती है ना, छोटा वाला। चलो फॉर एन एग्जांपल बता दे रहा हूँ, दोनों को टास्क दिया गया आज, मुझे गेहूं पिसवाना है। कितना 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 किलो मोहिनी पिसवा सकती हो ऑन एन एवरेज कभी? एवरेज
जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है 15 kg 20 kg। अरे बाप रे बाप, कितना मोहिनी, फिर से बोलना 20 kg। आज बेटा 10 kg उठा के देख लेना यार, या तो फिर स्टडी करना है या किसी चीज में भी लेके जा सकते हैं। चलो मैं ऑन एन एवरेज बता दे रहा हूँ, 5 kg से ज्यादा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। और वो भी उठा के फिर कहीं ले जाना होगा, चलो स्कूटी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको उठा के लेके जाना है, चक्की से पिसवा के लेके आना है, ठीक है। तो चलो ऑन एन एवरेज मोहिनी का 5 kg, ठीक है। काशवी बताओ, 5 kg उठा लोगे? सर गेहूं का मेरे को आइडिया नहीं है वो कितना का मतलब हैवी कितना होता है, बट या अगर वो पैक्ड आटा है तो मैं ठीक है। कितना, 10 kg? हाँ तब तो 10 kg। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोहिनी की लिमिट जो है 5 kg, ठीक है। काशवी की इज 10 kg, ठीक है। अब इसको ये मत ले लेना, आज उठा के देखने मत लग जाना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ऑन। क्या हुआ, मोहिनी तो 5 kg लेके जाती थी आराम से, ठीक है। लेकिन अब मोहिनी की मम्मी ने क्या कहा कि बेटा मैं तुमको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मोहिनी? सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है, खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब पनीर का पराठा। हाँ, पनीर का पराठा। मम्मी ने कहा बेटा आज तू 10 kg जाके गेहूं पिसा ला, मैं तेरे को पनीर का पराठा खिलाऊंगी, ठीक है। तो मोहिनी ने क्या किया, मोहिनी की कैपेसिटी थी कितनी, 5 kg, लेकिन अब मोहिनी ने पनीर का पराठा खाने के लिए क्या कर दिया, 10 kg उठा लिया, ठीक है। तो ये 10 kg क्या है, 10 kg, देखो असलियत में मोहिनी 10 kg उठा सकती थी, ठीक है। लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 5 ही kg थी, ठीक है। 5 kg से ज्यादा वो उठा नहीं पाती थी, लेकिन पराठे के लिए उसने क्या कर दिया, 10 kg उठा लिया। तो कहने का मतलब है असलियत में जो स्ट्रेंथ है मोहिनी की वो 10 kg तक उठा सकती है, ठीक है। लेकिन वो उठाती कितना है, 5 ही kg उठाती है, ठीक है। तो यही चीज हो रही है मटेरियल के साथ। ये मटेरियल का जो टेस्ट हो रहा है ना, दिस इज द, देखो आपके सिलेबस में पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है, टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील करके दिया होगा, सिलेबस देखना एक बार, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट ही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी मटेरियल को हमने लिया, हम उसको टेंशन कर रहे हैं। टेंशन का मतलब क्या, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन पुल करते वक्त हमारी बॉडी जो हुई ना, पहले क्या हुई, डिफॉर्म होना शुरू। ये बॉडी है, इसको आप फोर्स करोगे तो ये पहले पहले धीरे इसका शेप चेंज होगा, फिर धीरे 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 ये अपनी मैक्सिमम लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो ये अभी असलियत में जो 10 kg मोहिनी ने उठाया, ठीक है, वो हो सकता है किसके, अपर यील्ड ऑफ काशवी के बराबर हो। काशवी 10 kg तो ऐसे उठा ले रही थी, लेकिन जब काशवी को लालच दिया गया, कोई चीज दी गई, तो काशवी ने उससे भी ज्यादा उठा लिया, ठीक है। तो ये असलियत में तो इतने तक जा सकता है। वैसे ही माइल्ड स्टील की एक वैल्यू आती है जहां पे वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है, लेकिन वो असलियत मतलब असलियत में तो वो उसने उठा लिया, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट उतनी नहीं होती, याद रखना, ठीक है। तो अपर यील्ड पॉइंट इज व्हाट, दिखावे के लिए या लालच के लिए कोई चीज कर ली, ठीक है, तो उसको हम कभी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमेशा जो स्टील की होगी दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट। देखो ये सब समझाने का एक ही पर्पस था कि हमेशा मोहिनी की जो मतलब लिमिट रहेगी ना दैट इज 5 kg, ठीक है। तो लोअर यील्ड पॉइंट पे जो वैल्यू स्ट्रेस की आती है वही एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू होती है हमारे स्टील के लिए, ताकि वो कोई भी मटेरियल हो, ठीक है। तो अपर यील्ड पॉइंट इज व्हाट, आप बोल सकते हो कि दिखावा है, ठीक है। वो दिखावे के लिए पनीर के पराठे के लिए तो कर रही है ना, तो दैट इज अपर यील्ड पॉइंट। और देखो ऐसा नहीं है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जो इंस्टेंट जो मैक्सिमम होता है दैट इज अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछूंगा, मतलब स्ट्रेंथ कितनी लोगे स्टील की, तो कौन सा पॉइंट लोगे आप? लोअर यील्ड। लोअर यील्ड पॉइंट, क्लियर। अब देखो जो अभी काशवी कोशिश कर रही थी और थोड़ा थोड़ा सही भी समझाई, जैसे जैसे अभी तक हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन, ये जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन अपर यील्ड पॉइंट से क्या होने लगा, हमारा जो स्ट्रेस है कम होने लगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब वो धीरे धीरे मटेरियल का स्ट्रेस कम हो रहा है, ठीक है। किस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। तो डी इज लोअर यील्ड पॉइंट, यहां तक वो यील्ड किया, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, क्लियर। यहां तक क्लियर है, डी तक कर क्लियर है, आगे बढ़े। सर अब स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस कंप्लीट हो गया, अब स्ट्रेन कब करें? सुनो सुनो, अब स्ट्रेन कम वम नहीं कर रहे हैं, अब एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। एक कांस्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू है जिसपे कि हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है। और खुद वो करो कि अब तक का जो स्टेज चल रहा था जहां पे आप लोड डाल रहे थे, फिर वो यहां से मतलब इलास्टिक पॉइंट तक वो रीगेन कर सकता था अपनी वैल्यू को, लेकिन अब ये जो जोन आ गया ना, अब यहां से मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा, मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया,
ठीक है। तो ये पूरा जो रीजन होगा डी के बाद, दैट इज स्टार्टिंग द प्लास्टिक रीजन। क्लियर है? यस सर। है ना? प्लास्टिक रीजन पे अब ये कंटिन्यू कर रहा है, मतलब प्लास्टिक रीजन पे हमारा बहुत लंबे टाइम तक हमारा स्ट्रेस कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन धीरे 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 बढ़ रहा है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ई पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे हम लोग, अब ई पॉइंट से क्या होने लगा, इस ई एफ वाले रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है। तो अब स्ट्रेन हार्डनिंग में देखो, अब आप लोग पहले से पढ़ के आ रहे हो, क्या क्या पता है? मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल नहीं, आप लोग उसमें किसमें पढ़े हो? ये पढ़ा है, बीसीसी, एफसीसी, ये सब पढ़ा है, फेस सेंटर्ड सेल, यस सर। है यस ना? सर। याद आ रहा है? कुछ कुछ रिकॉल हो रहा है? अब ये यस सब सर, चीज केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री, सॉरी से, हाँ मैं गलत बोल दिया था। केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, है ना? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो एटम का होता है, इनका पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है ना, बीसीसी बेस, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है ना, जो ईएफ का पार्ट है, इसमें क्या हो रही है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। देखो स्ट्रेन बढ़ तो रहा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, कि अब जब मॉलिक्यूल के अंदर देखो क्या हुआ, अब जो अभी आप इमेजिन करके देखो, एक मेटल को आप खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, एक टाइम ऐसा आया ना कि उसके अंदर, मतलब अब क्या होता है, देखो कहते हैं ना, आखिरी टाइम में जब भी आप दिया जलाते होगे ना, दिया जब बुझने वाला होता है ना, आखिरी टाइम में बहुत ज्यादा तेज तेज चलता है। ठीक है। आप गैस का एग्जांपल ले लो, गैस भी आखिरी के टाइम में ना बहुत तेज तेज जलती है। ठीक है, रेड फ्लेम के साथ। तो वो क्या होता है ना, दैट इज द एंड स्टेज। ठीक है। तो क्या होता है उस टाइम, ये देखो अब क्या आ गया ना, अब ये मटेरियल अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस और कितना ले पाएगा वो। ठीक है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है, मतलब कहने का मतलब है आपको बहुत, मतलब स्ट्रेन लगाने के लिए, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके कारण कुछ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और हमारा स्ट्रेन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, एफ पॉइंट तक। ठीक है। वहां से क्या होने लगेगा, अब हमारा जो स्ट्रेस है फिर डिक्रीज करने लगेगा। अब वो मतलब एंड स्टेज ऑफ द मटेरियल आ गया। ठीक है। और वो जी पे जाके क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है। मतलब अलग अलग हो जाएगा मटेरियल एकदम, मतलब उसके अंदर खींचते 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 इतना पतला मटेरियल हो गया, उसके बाद जाके एक पॉइंट आ जाएगा जिसपे वो फ्रैक्चर हो जाएगा। क्लियर? तो एफ जी इज, जी पॉइंट इज फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है। और एफ जी रीजन को बोलते हैं नेकिंग रीजन। अब कोई बताएगा व्हाट इज इसको नेकिंग रीजन क्यों बोला है? सर क्योंकि सडन इंक्रीज आ गया किस चीज का स्ट्रेन इंक्रीज? में, सडन जो अभी तक इंक्रीज? कौन सर एफ जी को, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ जी मैं गलत सबके पास बॉटल है, बॉटल, बॉटल से पानी पीते हो ना? यस सर। बॉटल का नेक है कुछ ऐसा, यस। वही वही शेप बन रहा है, तो इसलिए इसे नेकिंग रीजन बोला जाता है। ठीक है। बॉटल नेक हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसी को, दैट इज द, ये ऊपर की तरफ नीचे जा रहा है, इसको नेकिंग रीजन बोला जाता है। ऐसे करके जाता है ना, तो नेकिंग रीजन इसी को बोला जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग और ये नेकिंग रीजन, बस इसमें यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर पॉइंट याद रखना, फ्रैक्चर पॉइंट कहां पे आया, सारी चीजें, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, इसलिए को इतना डिटेल में करवाया। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील। टेंशन टेस्ट ही तो कर रहे हैं, टेंशन ही तो लगा रहे हैं हम लोग, है ना, उसी का टेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर है? आगे बढ़े? यस। कुछ पूछना हो तो अभी फटाफट पूछो, आगे बढ़ूं? यस सर। सर एक चीज है, मतलब अगर हम एफ पे आके रुक जाएं, हाँ मतलब हाँ, मुझे एफ पे आके फोर्स अप्लाई करना बंद हो जाए, तो वो बस डिफॉर्म्ड मेटल की तरह ही रहेगा ना, एफ ना ही पे वो आके, ब्रेक होगा और ना ही वो अपना फॉर्म रिगेन करेगा। एक मिनट, एफ पे आके रुकना चाह रहे हो, है ना? यार ये पीपीटी भी, हाँ, क्या है, इस एफ पॉइंट पे आके रुक गए। ठीक है। यस सर। अब आपको बता दो, हाँ रुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मतलब रुकने के लिए हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम, मतलब स्टील की, देखो ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहे हैं, पूरी स्टडी है। ठीक है। अगर आपको रुकना है तो आप रुको किस पे, डी पॉइंट पे रुक जाओ, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ना? डी पॉइंट पे आपको उस मटेरियल की स्ट्रेंथ पता चल गई। ठीक है। देखो ये जनरल मैं पढ़ा रहा हूं कि ग्राफ जब बनता है, मतलब देखो क्या है ना, किसी भी बॉडी की जो स्टडी करते हो ना, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल, ठीक है, मतलब किस पे ये फ्रैक्चर कर जाएगा। ठीक है। फ्रैक्चर कर जाएगा, उस पॉइंट तक हम लोग जाएंगे, उसका कर्व बना रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हर एक मटेरियल की, मतलब हर एक मटेरियल सिर्फ माइल्ड स्टील की अभी तो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। कि वो क्या देता है। ठीक है। किस किस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू आती है। ठीक है। तो ये जनरल कर्व है।
ठीक है। अगर आप देखो, अब आप ऐसा तो नहीं करोगे हर मटेरियल आप साइड पे जाओगे तो हर मटेरियल का तो टेंशन फोर्स नहीं लगाओगे, तो मटेरियल ही आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक जनरल है, ठीक है। जनरल ये किस लिए बताने के लिए किया गया है, ताकि आपको यील्ड स्ट्रेस जो आ रही है ना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, FY इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, है ना। FE 250 की मैंने बता दी 250, FE 415 की बता दी 415, ठीक है। 500 की 500 बता दी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, 500 क्यों ले रहे हैं, 500 से भी ज्यादा उसमें हमारा बहुत ज्यादा मतलब और भी आप करोगे ना तब जाके फ्रैक्चर पॉइंट आएगा। लेकिन क्या हम फ्रैक्चर पॉइंट तक डिजाइन तो नहीं कर सकते, समझ में आया? यस सर। है ना। तो मतलब अभी देखो ये रीजन पूरा DEFG, ये पूरा रीजन हमारे पास है, क्योंकि इसमें स्टील हमारा प्लास्टिक रीजन में भी आएगा, ये भी आएगा। देखो क्या होता है ना, अल्टीमेटली जब हमने स्ट्रक्चर में यूज कर लिया तो वहां पे ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, तभी तो हम बोलते हैं ना कि स्टील से जो हमने स्ट्रक्चर बनाया दैट विल बी 80 to 100 ईयर्स तक चल सकता है, समझ गए? तो दिस इज द रीजन, ठीक है। और 80 to 100 ईयर्स के लिए हमने डिजाइन किया है, इसका मतलब वो 150 साल चल सकता है। क्लियर? यस सर। क्लियर काशवी? मैं समझ गया, मतलब काशवी का कहने का मतलब है F पे अगर रोक दें तो रोक देंगे। देखो ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वो फ्रैक्चर कब हो रहा है, ठीक है। तो इसकी स्टडी करने के लिए किया। अभी हम देखो जब मटेरियल का यूज करते हैं ना तो हम तो यही D पॉइंट तक ले रहे हैं, ठीक है। D पॉइंट तक ही उसकी स्ट्रेंथ ले रहे हैं, उसके आगे अभी हम जा ही नहीं रहे। तो लेकिन हमें पता है कि समय के साथ उसमें प्लास्टिक रीजन आएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग आएगी। अब देखो, अब जो आपने बोला ना F इज द पॉइंट जब आपके घर में जब क्रैक्स आने लग जाते हैं, ठीक है। अब जब क्रैक्स आ रहे हैं ना मतलब वो मैक्सिमम अपने लेवल पे चला गया, समझ में आ रहा है? तो Yes, अब वो क्या करेगा, अब वो G पॉइंट पे रप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्रैक्स आने लगते हैं तो उनका रिपेयरमेंट किया जाता है, ठीक है, या फिर उसको रीडिजाइन किया जाता है, या फिर मतलब दूसरी बीम बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें इसलिए स्टील का यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे भी कौन सा फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर होता है। अभी बताऊंगा डक्टाइल और ब्रिटल। ब्रिटल फेलियर का मतलब क्या है, सडन कोलैप्स, ठीक है। लेकिन स्टील में हमारा क्या होता है, दैट इज डक्टाइल फेलियर होता है। वो पहले हमें वो देगा, अभी ये सारी चीजें करवानी है ना, वो हमें पहले इंस्ट्रक्शन वो देगा, है ना। क्रैक हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं पहले हमें वो बताएगा कि ये मतलब चेंज कर लो, हमें वो मतलब हिंट दे देगा कि भैया चेंज करना है तो चेंज कर लो। तो इसलिए स्टील इज गुड, ठीक है। बहुत ज्यादा भी स्टील नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ूं? यस सर। अब ये सब चीजें बता दी मैंने, क्रिस्टलाइन, स्ट्रेन हार्डनिंग, मटेरियल ऑफर रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें बता दी। नेकिंग, है ना। देखो ये चीज देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये नेकिंग कैसे हो रही है, जैसे जैसे मटेरियल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद इसके बीच में एक नेक जैसा पोजीशन बन गया, है ना, तब जाके ये फ्रैक्चर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब देखो ये डक्टाइल ब्रिटल भी आ गया तुम्हारा लो। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अब तुम्हारे कोर्स के लिए तो नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया गया सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का? नहीं किया अभी? किया था सर, किया नहीं। बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बन रहा है सर। अब इतने धीरे क्यों बन रहे हैं? नहीं बनते तो तुरंत फोटो खींचिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, ठीक है। ये चीज करनी है ना, ग्रुप इसलिए बनाया है। चलो अब मैं बताता हूँ डक्टाइल और ब्रिटल बिहेवियर। डक्टाइल बिहेवियर देखो, आपको एग्जांपल भी दूंगा इसके साथ साथ, है ना। डक्टाइल का मतलब क्या है, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी हो, जैसे स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल का एग्जांपल दोगे? सर ग्लास। ग्लास बोल सकते हो अपने लिए। देखो अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर से बताओ ब्रिटल मटेरियल कौन सा होगा? सर ब्रिक। ब्रिक। और वुड। उसको वुड। तो ब्रिटल में सर, वो क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाती है ना, अगर ले सकते हैं। कंक्रीट इज आल्सो अ ब्रिटल मटेरियल। यस सर। स्टील ले रहे हैं डक्टाइल में, कंक्रीट ले रहे हैं ब्रिटल में, ठीक है। अब बात है नॉर्मल स्ट्रेस। सिंपल सी बात है, नॉर्मल स्ट्रेस कैसे पड़ेगा? एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो जब एक्सिस के अलोंग आप नॉर्मल स्ट्रेस लगाओगे डक्टाइल मटेरियल में, स्टील में लगा रहे हैं, तो किस टाइप का फेलियर होगा? दैट इज कप एंड कोन फेलियर, ठीक है। जब भी आप आज तो प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। अब स्टील तो तोड़ नहीं पाओगे, लेकिन स्टील में जो फोर्स लगता है ना, दैट इज एट द 45 डिग्री से ही फेलियर होगा, ठीक है। अगर शियर फोर्स लगाओगे इन केस ऑफ डक्टाइल, शियर का मतलब क्या है, फेस के अलोंग, है ना, मतलब फोर्स जो लगेगा दो बॉडी के बीच में, तो वहां पे कौन सा फेलियर होगा? दैट इज 90 डिग्री पे जो फेलियर होगा। क्लियर? यहां पे ना समझ में आया तो पूछ लेना। और इसी तरह ब्रिटल में क्या होगा? ब्रिटल में सिंपल सी बात है, ब्रिटल में जब आप टॉर्शन लगाओगे तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? shear stress। स्ट्रेस के कारण जो फेलियर आएगा, एक मिनट, शियर स्ट्रेस के कारण जो फेलियर आएगा दैट इज हेलिकॉइड फेलियर, है ना। नीचे देखो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस के नीचे, जो नीचे वाला 45 डिग्री पे जो फेलियर आएगा दैट इज ड्यू टू शियर स्ट्रेस,
ठीक है, और 90 डिग्री पे जब आप फोर्स लगाओगे या नॉर्मल स्ट्रेस लगाओगे ब्रिटल मटेरियल पे तो 90 डिग्री पे फेलियर होगा। क्लियर? सर हेलिकॉइड फेलियर क्या होता है? हेलिकॉइड फेलियर देखो 45 डिग्री पे जब आप ट्विस्ट करते हो ना किसी चीज को, अरे वो स्प्रिंग देखा है, हेलिकल Yes, शेप में sir. होती है, Yes, sir. ठीक है, तो उसमें जो फेलियर होता है दैट इज ऑलवेज 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा, किसी ने 45 डिग्री का फेलियर देखा है नहीं देखा है? सर मतलब ऐसा देखा है कि जैसे क्ले को हम अगर फोल्ड करें तो हाँ उसमें आ जाता है, ट्विस्ट हाँ, कर ये देखो अब प्रैक्टिकल कर देना, क्ले के देखना। अरे सबसे आसान है चौक। चौक इज विच मटेरियल? कौन सा मटेरियल है चौक? ब्रिटल। ब्रिटल है। उसमें देखना कि 90 डिग्री का हो रहा है या 45 डिग्री का, क्लियर हो जाएगा क्या चीज होती है। ठीक है, तो दोनों ये करके देखना, ये ब्रिटल कर लोगे तो जिंदगी भर याद रह जाएगा, है ना। तो ये डक्टाइल और ब्रिटल याद रख लो। डक्टाइल में नॉर्मल स्ट्रेस है तो कौन सा 45 डिग्री पे, अगर शियर स्ट्रेस है तो 90 डिग्री पे, अगर ब्रिटल में नॉर्मल स्ट्रेस है 90 डिग्री पे, अगर ब्रिटल में शियर स्ट्रेस है तो 45 डिग्री पे। हेलिकॉइडल फेलियर याद कर लो, है ना, जैसे कप एंड कोन हमने याद किया वैसे हेलिकॉइडल, है ना। नहीं याद है तो स्प्रिंग से याद करना है, स्प्रिंग भी ब्रिटल है तो ब्रिटल में जो होगा हेलिकॉइडल फेलियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, है बहुत सारी चीजें। ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन बता दिया था मैंने, ठीक है। दोनों में रिलेशन देखते हैं। ट्रू स्ट्रेस इज पी अपॉन ए। इंजीनियरिंग स्ट्रेस मैंने बताया था एट अ पर्टिकुलर ओरिजिनल एरिया में लेना पड़ेगा, पी बाई ए ओ, ए नॉट, ठीक है। तो ए इज इक्विवेलेंट टू ए नॉट, ठीक। और इसमें रिलेशन निकाल लो, हमारा रिलेशन निकल जाएगा। मैंने इसका रिलेशन भी बता दिया था आपको, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू ए नॉट आप कई जगह पे ले सकते हो, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोल देते हैं, इसको ट्रू स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। इसमें नहीं है स्ट्रेन का, देखो स्ट्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब काम का नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन का इंपॉर्टेंट है ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज व्हाट, एल एन एल वन बाई एल नॉट। देखो स्ट्रेन मैंने क्या बताया था, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डेल्टा अपॉन एल नॉट। इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल लेंथ पे आप लोगे तो दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता था, पी अपॉन ए नॉट, सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज डेल्टा अपॉन एल, एल नॉट लिख दिया क्या, एल होगा, है ना। तो इनमें रिलेशन निकल जाता है, बस ये रिलेशन आपको याद रखना है। एप्सिलॉन टी ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये प्रूव करके बताया हुआ है कैसे किया गया। एल एन एल वन बाई एल नॉट होगा तो एल वन की जगह आप लिख सकते हो एल नॉट प्लस डेल्टा, ठीक है। एल वन यही टोटल है तो एल नॉट प्लस डेल्टा कर सकते हो। हमें ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन वन प्लस, एल एन क्या है कोई बताएगा, व्हाट इज एल एन? एल एन तो पढ़ के आ रहे हो। सर चेंज इन लेंथ। एल एन लॉग, लॉगरिथमिक। ओह सर मेरे को हाँ वो आता है। चलो इसका फॉर्मूला बस याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार देख भी लेना। ये सब कुछ नहीं है, ये तुम लोग के लिए एग्जांपल था। हाँ अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखो प्रॉपर्टीज में अभी सिर्फ मैंने एक दो प्रॉपर्टीज करवाई थी, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आ गए, है ना। चलो नाउ कमिंग टू डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होगी, किसी भी मटेरियल को अगर आप पीटोगे, ठीक है, अगर वो क्या हो जाए, हमारा मटेरियल कैन बी ड्रॉन आउट इनटू द टेंशन बिफोर इट्स फ्रैक्चर। मतलब कहने का मतलब है अगर वो हमारा थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, मेलिएबल। और ध्यान रखना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच स्प्रेड डिफॉर्म बाय द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स ड्यूरिंग द रोलिंग एंड हैमरिंग। देखो कहने का मतलब है डक्टाइल मटेरियल आप किसे बोलोगे, जिसे आप मतलब हैमर से पीटो और वो क्या बन जाए, वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट मटेरियल इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल। जैसे कि हमारा स्टील, ठीक है, क्लियर है। दिस प्रॉपर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टेंसाइल लोड। हम टेंसाइल लोड जब भी लगाएंगे किसी मटेरियल पे और वो मतलब टूटने से पहले हमारी क्या हो जाए, हमारा वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट मटेरियल इज नोन एज डक्टाइल। क्लियर है। ठीक, इसका दूसरा चीज होता है दैट इज मेलिएबल। मेलिएबल में किस चीज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है दैट मटेरियल इज नोन एज मेलिएबल मटेरियल। क्लियर? यस सर। है ना। नेक्स्ट इज रीलोडिंग। रीलोडिंग काम का नहीं है। आ जाता है क्रीप पे। क्रीप पिछली बार किसी ने पूछा भी था, है ना। व्हाट इज क्रीप? क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। किसी भी मटेरियल में जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है दैट विल बी ड्यू टू सस्टेन लोडिंग। सस्टेन लोडिंग में क्या क्या आएंगे, डेड लोड और परमानेंट लाइव लोड, ठीक है। अब मैं बताऊंगा नहीं डेड लोड और लाइव लोड क्या होता है, क्योंकि बता रखा हूं कि किसी भी मटेरियल में देखो क्या होता है, एक समय के टाइम के साथ साथ या क्या होता है टेम्परेचर के साथ साथ हमारे क्या होता है ना, धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर में खुद ही क्रीप आने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि बीम है, बीम में कुछ ना कुछ क्रीप आएगा, ठीक है। जो आपने देखा होगा आज से 50 साल 60 साल पहले, मान लो जो छत डली है, छत कुछ फूल गई, ठीक है, या कुछ बल्ज हो गई, मतलब पता नहीं चलता, बहुत एमएम में होता है लेकिन फिर भी वो चीज होती है। जैसे कि क्रीप का एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा दे देता हूँ, पोल पे जो तार लगे हुए हैं ना, क्या होता है उसमें सैगिंग हो जाती है थोड़ी सी,
हो जाती है, देखा है सबने, नहीं देखा है? Yes, sir. दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रीप। समय के साथ साथ कुछ परमानेंट लोड के कारण, मतलब परमानेंट क्या, डेड लोड ही होगा, डेड लोड के कारण हो सकता है, या परमानेंट लाइव लोड है, इनके कारण कुछ क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाता है, दैट इज नोन एज क्रीप। क्लियर? यस सर। अब ये रिलैक्सेशन अभी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी रिलैक्सेशन थोड़ा सा सुन लो। क्या होता है जब स्ट्रेस इन स्टील में कमी हो जाए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब स्टील में जो स्ट्रेस ले रहे हैं ना उसमें कुछ कमी आ जाए, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो अभी इतना ज्यादा नहीं, बस 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 इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। हाँ, फटीग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फटीग किसे बोलते हैं? डिटोरेशन ऑफ द मटेरियल अंडर द रिपीटेड साइकिल्स ऑफ द रोड रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव क्रैकिंग। देखो क्या होता है, आप तबला देख लो, तबले पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो नहीं, जो बजाते हैं वो कंटिन्यूअस पीटते रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ और भी चीज यूज करते हैं, पाउडर का यूज करते हैं या कोई भी चीज। लेकिन किसी भी चीज पे आप देखो, ये डिटोरिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर है उस पर भी हमारा क्या हो रहा है, रिपीटेड साइकिल्स ऑफ द लोड्स आ रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लोड्स आते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा मटेरियल ना डिटोरिएट होने लग जाता है, ठीक है, या उसके कारण कुछ क्रैकिंग आने लग जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फटीग। ठीक है, फ्रैक्चर से भी रिलेट कर सकते हो, फ्रैक्चर को ही फटीग भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, किसके कारण होगा, लोड मैग्नीट्यूड के कारण होगा, और नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग, नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब रिपीटेड लोड्स पड़ रहे हैं, तो उसके कारण हमारे बॉडी में क्या आएगा, फटीग आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखो हाँ ना बोलते रहो, क्योंकि फिर कहीं पता चला, यस सर। है ना। नेक्स्ट इज एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फटीग फेलियर। अब इसका अपोजिट है फटीग का, मतलब फटीग को बचाने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द एंड्योरेंस लिमिट। हर मटेरियल की कुछ ना कुछ एंड्योरेंस लिमिट होती है, ठीक है, लेकिन वो समय के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा मटेरियल फटीग फेलियर को रेसिस्ट करने वाला होना चाहिए, तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट होगी हुई, जिसके कारण अगर, मतलब कहने का मतलब है, इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो विच द, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, हमने फटीग क्या कहा, नंबर ऑफ रिपीटेड साइकिल्स की वजह से हमारा क्या फटीग आ रहा है। ठीक है, तो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाए तो हम उसे बोलेंगे दैट इज द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, क्लियर? बस एक लिमिट है जिसके कारण हमारा फटीग फेलियर नहीं होना चाहिए, हम तो मान के चलते हैं, लेकिन कई बार आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता। ठीक है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट इज रेजिलियंस। अब ये रेजिलियंस इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि आपने जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जहां तक हमारा इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक जो पोजीशन होती है दैट इज नोन एज हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, उसी तरह मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस किसको बोला जाता है, पूरे पूरे कर्व को, पूरे कर्व का जो एरिया होता है दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड लाइन में, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। एक मिनट कुछ ज्यादा तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हमारा सिर्फ इलास्टिक पॉइंट तक होगा। ठीक है, इलास्टिक पॉइंट जहां तक है वहां तक का जो एरिया होगा दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और जो पूरा एरिया होगा दैट इज मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, वो पूरे मटेरियल का मॉडुलस ऑफ टफनेस बताएगा, और जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या बताएगा, इलास्टिक पॉइंट तक। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लो, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिकली, इज नोन एज रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है, एनर्जी होती है, कितना मटेरियल में हमारी एनर्जी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इलास्टिक पॉइंट तक जो देखा दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा उतना अच्छा वो हमारा इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, उतना अच्छा स्प्रिंग बनेगा। स्प्रिंग में क्या है, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? एंड टफनेस इज, इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मैकेनिकल एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। टफनेस क्लियर हुआ, कहां तक, फ्रैक्चर तक। हमारा रेजिलियंस कहां तक, इलास्टिक पॉइंट तक, और टफनेस हमारा कहां तक, रप्चर तक। रप्चर तक जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्लियर? यस सर। है ना, थोड़ा तेज हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इज हार्डनेस। व्हाट इज हार्डनेस? किसी भी मटेरियल को लो हाथ से, मतलब नाखून से तो बहुत ज्यादा मत कर देना, लेकिन नाखून से भी करोगे दैट इज नोन एज हार्डनेस। ठीक है, एबिलिटी टू रेसिस्ट द स्क्रैच और एब्रेशन, जब आप नाखून से करोगे तो रेसिस्ट करने की क्षमता को हार्डनेस बोला जाता है। ठीक है, अगर अच्छा होगा तो हमारी स्ट्रेस अच्छा होगा, यील्ड स्ट्रेस विल बी ग्रेटर, इज द हार्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज टेनेसिटी। टेनेसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट द फ्रैक्चर अंडर टेंसाइल लोड, इज कॉल्ड टेनेसिटी। टेंसाइल फोर्स जब लग रहा होगा उसको जो रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा दैट विल बी टेनेसिटी।
ठीक है। नेक्स्ट इज विस्कोइलास्टिक, ये पढ़ना नहीं। विस्कोइलास्टिक, इलास्टिक मटेरियल को ही बोला जाता है, मटेरियल हैविंग द बोथ विस्कस एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड विस्कोइलास्टिक। ये शायद हो गया। अब आ जाते हैं ग्राफ पे। देखो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, आप समझ में आ गया। इस कर्व को क्या बोलेंगे, जो ये सीधा जा रहा है दैट इज इलास्टिक, ठीक है, और ये सीधा वाला दैट इज प्लास्टिक, ठीक है। तो इसको पूरे कर्व को क्या बोलेंगे, इलास्टोप्लास्टिक, ठीक है। अगर सीधा जा रहा है दैट इज रिजिड प्लास्टिक, और अगर कुछ भी ये सिर्फ हमारा वाई एक्सिस पे दैट इज आइडियली रिजिड, ठीक है। तो ये कर्व बना के पूछा जाएगा कि कौन सा मटेरियल है। देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, ये भी बनते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दिस इज फॉर इलास्टोस्टैटिक मटेरियल, सॉरी इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, दिस इज फॉर रिजिड प्लास्टिक, दिस इज फॉर आइडियली रिजिड, दिस इज फॉर आइडियली फ्लूइड बिहेवियर। क्लियर। फ्लूइड के लिए कौन सा होगा, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे सिर्फ कर्व जा रहा है, ठीक है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। और आइडियली रिजिड के लिए सिर्फ, सॉरी मैं गलत बोल दिया, आइडियली रिजिड के लिए वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, आइडियली फ्लूइड। क्लियर। यस चलो आज के समाचार यहीं रुक जाओ, एक मिनट आगे बढ़े। और कुछ करना है? sufficient for today I think. सफिशिएंट फॉर Today. टुडे। अभी हमारे पास है 20 मिनट। I know. हाँ, तो 20 मिनट में फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है ना आज की क्लास को, मैंने बोला था कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है तो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आप लोग करोगे, ठीक है, आंसर आप लोग बताओगे। हो सकता है शायद उसमें आंसर मार्क हो, लेकिन देखना नहीं है, खुद से क्वेश्चन करने हैं। या मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? चल पूछ लीजिए, वो ज्यादा बेटर है थोड़ा, मतलब उसमें डिस्कशन भी हो जाता है ना। चलो एक मिनट, चलो क्वेश्चंस मैं लगा देता हूं, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक मिनट देखते हैं, फिर मिल गया तो ठीक है। अभी दिख रहा है शायद, Yes. दिख रहा है, Yes. क्वेश्चन दिख रहे हैं? Yes sir. चलो फटाफट से क्वेश्चन बताओ जरा। द स्ट्रेस इन कंक्रीट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन लोड ड्यू टू क्रीप। देखो पढ़ाने का फायदा होना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आपको देखो विश्वास ना होना कि मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या क्या चीज कर रहा हूँ, ये देख लो, ठीक है। अच्छे अच्छे मतलब ये सब कहाँ से ना, ये कब के हैं, मतलब एक मिनट मैंने देखा नहीं, जब के भी हों, लेकिन देखो हमें मतलब है अपना लेवल तैयार करने का, ठीक है। ये सब अगर आप जानना चाहो ना, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम आईएएस। आईएएस के बाद दूसरा आईएएस होता है, पता नहीं आपने सुना हो नहीं सुना हो, लेकिन एएस के बाद ईएस होता है, ठीक है। तो ईएस के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप यू आर कैपेबल ऑफ मतलब ये क्वेश्चंस कर लो ना, तो कोई भी क्वेश्चन, ये सब गेट वेट इसके नीचे ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर इंक्रीज विद टाइम, सर डी ऑप्शन भी है क्या कोई? Fluctuate होगा, fluctuation. यार इनको मुझे छोटा करना नहीं आता। ये देख लो, इसे होता है, इसे कहते हैं कि अब देखो कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, ठीक है। आपके पास एक ही लाइफ लाइन है 50-50, ठीक है। तो मतलब अब आंसर बताएं फटाफट से। तो 50-50 तो हट जाएंगे। काशवी का आंसर इज ए एंड मोहिनी का आंसर इज फ्लक्चुएट, ठीक है। अगर मैं 50-50 कर दूं और ये बी और सी हटा दूं और ए और डी छोड़ दूं तो, चलो मैं 50-50 कर रहा हूं, एक किसी को क्लियर हो, क्या बोलते हैं, सी डी हटा दिया मैंने, ए एंड बी इज द आंसर। अब बताओ जल्दी फटाफट।
सर Increase. इंक्रीज विद टाइम सर मेरे तो मोहिनी, Yes, sir. Increase आंसर with. इज कौन सा आंसर है? Increase चलो with. काशवी, काशवी क्यों बताओ? सर ये तो हमने अभी पढ़ा था कि उसका कुछ टाइम बाद उसमें जो ग्राफ की वजह से तो देखो उसका कभी भी ना, देखो ईएस का क्वेश्चन ना याद रखना, गेट का भी अगर आप लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, हमेशा याद रखना पहला आंसर कभी नहीं होता, ठीक है? मतलब वो पहला आंसर जो देगा ना कंफ्यूजिंग ही देगा, तो जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो कभी भी पहला आंसर मत लगा दो। मैं अभी से तरीका बता दे रहा हूँ कैसे एलिमिनेट किया जाता है या कैसे किया जाता है। अब स्ट्रेसेस पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया, क्रीप के कारण क्या होता है? क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है? समय के साथ बिल्कुल क्रीप क्या होता है हमारा हमेशा, मतलब देखो क्वेश्चन क्या पूछा ये सोचो, द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन्ड लोड ड्यू टू द क्रीप, ठीक है? स्ट्रेसेस पूछ रहा है, मैंने तो ये बताया नहीं क्रीप में हमारे स्ट्रेसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, ये बताया क्या मैंने? सर लेकिन नहीं ये नहीं बताया, लेकिन सर एक तो वो हो ही जाता है ना कि अगर क्रीप फॉर्मेशन हो रहा है तो स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ही तो क्रीप फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्रीप तो पूछा नहीं है, ये स्ट्रेसेस पूछ रहा है। क्रीप तो समय के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रेसेस क्या होंगे? सर वो भी तो इंक्रीज हो रहे हैं तभी तो क्रीप भी इंक्रीज हो रहा है। देखो ये आंसर अलग अलग है, कंक्रीट के केस में अलग होगा, ठीक है? अब ये पर्टिकुलर पूछा है स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, जब आरसीसी यूज करोगे ना, तो अभी आप लोग ने आरसीसी पढ़ा नहीं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं, हमारा बीम जो बनती है ना, बीम के अंदर आरसीसी स्टील डाला जाता है, और स्टील किस लिए डाला जाता है ये बताओ? तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज ने टेंशन फोर्स लेने के लिए, टेंशन। याद रखना, ठीक है? टेंशन फोर्स लेने के लिए। अब स्ट्रेसेस इन कंक्रीट पूछा है, क्रीप के साथ क्या होगा? धीरे धीरे क्रीप बढ़ेगा, क्रीप के कारण क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशंस आएंगे, ठीक है? कुछ डिफॉर्मेशंस आए तो डिफॉर्मेशंस के कारण हमारा धीरे धीरे जो स्ट्रेस था, मतलब क्रीप तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो स्ट्रेसेस होंगे ना खासकर इन आरसीसी, वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, डिक्रीज विथ टाइम होंगे, ठीक है? याद रखना। अब याद क्यों रखना, देखो इसका कंसेप्ट है, अब जब आरसीसी की बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, तो बॉन्ड जब बनते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो जितना स्टील टेंशन ले रहा है ना, उसी के कारण कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। जैसे कि अब आपको चलो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं जब ये बल्ज हुआ या बेंडिंग हुई, ठीक है, तो नीचे के साइड क्या आया? कौन सा स्ट्रेस आया? क्या? जैसे जैसे जब बीम बेंड करेगी, सिंपल सी बात है, क्रीप के कारण मैंने क्या बताया, सैगिंग होगी, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है? तो नीचे की तरफ जब मूव करेगा, मतलब ऐसे एक बल्ज बनेगा, तो नीचे का पार्ट में क्या आया? टेंशन आया या कंप्रेशन आया? कंप्रेशन आया। कह सकते हो टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है? सर कंप्रेशन ही तो है, मतलब उसका कंप्रेसिव। एक सेकंड, लेकिन हम्म। ये तो हॉलो है ना नीचे से। फिर नीचे से हॉलो कैसे? अब तुम लोग, ये है, ये नहीं, पेपर है, ठीक है? हम बीम का सोच रहे हैं ना। हाँ हम किसी सॉलिड का नहीं सोच रहे, तो उसमें कंप्रेशन बीम में नहीं होगा, उसमें तो टेंशन आएगी ना, बीम में तो बिल्कुल, टेंशन। नीचे की तरफ ऐसे मुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पुल हो रहा है ना, दोनों तरफ से ये खींच रहा है इसको, तो दैट इज टेंशन। नीचे टेंशन बन रहा है, तो टेंशन स्ट्रेस को रिकवर कौन कर रहा है? अब जैसे जैसे बीम बना, तो बीम क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे ही टेंशन आया, तो टेंशन को कौन ले रहा है? हमारा स्टील ले रहा है, ठीक है? यस सर। ले रहा है, ठीक है? अब जो टेंशन, जो हमारी स्ट्रेसेस आनी थी कंक्रीट में, उसको बियर किसने कर दिया? स्टील ने कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग के साथ देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब क्रीप थोड़ा थोड़ा, ये इफेक्ट के अलावा भी कुछ इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो उस इफेक्ट को पहले तो जैसे ही जो कुछ भी इफेक्ट आया उसको डायरेक्ट स्टील ने ले लिया, तो अब स्टील के अंदर, मतलब स्टील से जो कंक्रीट में आ रहा था वो स्ट्रेस कम आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पूरा स्टील ने ले लिया। लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ क्रीप इफेक्ट भी आने लगा, तो उसके कारण क्या हुआ? हमारा स्ट्रेस धीरे धीरे जो आ रहा था, मतलब जो कंक्रीट में आ रहा था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लग गया, ठीक है? जो स्ट्रेस हमारा नॉर्मल जो आ रहा था, ठीक है, टाइम के साथ साथ वो स्ट्रेस उसमें कम आने लग गया। तो याद रखना हमेशा, जब विथ रिस्पेक्ट टू आरसीसी पूछेगा, क्रीप अगर ये डायरेक्ट पूछता क्रीप क्या होगा, तो क्रीप विल इंक्रीज विद टाइम, बट जब स्ट्रेसेस पूछेगा तो स्ट्रेसेस इन कंक्रीट विल डिक्रीज विद टाइम। क्लियर? यस। अब देखो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है, जहां पे आप फंसते हो। देखो हमने इतनी बड़ी चीज पढ़ी, कभी वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट इज क्रीप, समझ गए? तो ये लेवल होता है, लेवल ऑफ एग्जाम। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? ताकि चारों ऑप्शन ऐसा देगा, रिमेन अनचेंज, फ्लक्चुएट भी लग रहा था, तो इसीलिए इनकी डेप्थ की स्टडी की जाती है, ठीक है? क्लियर?
अब बोलो पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया कि क्या बोला जाए, है ना। चलो अब इसका जवाब इजी है, बता दोगे। ये शायद मैंने नहीं पढ़ाया अभी, इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बता सकते हो। सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्या? वेरी गुड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, पहला ही सवाल। कुछ देखो, दिमाग लगाओ। देखो एक चीज बताऊं, अब तक जो पढ़ते थे ना 10-12 वाला, हलवा कमी नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, याद रखना। और ईएस की मैंने क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन हमेशा कंसेप्चुअल होंगे। ये आज ही पढ़ाया है और आप चाहो तो आंसर कर सकते हो। ए आई थिंक। डी ऑप्शन भी दिखा दूं? यस सर। क्वेश्चन सिंपल सा बता दे रहा हूं। इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिंपल सी बात है, हमने अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लिया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि किसी भी चीज के लिए हम डिजाइन कर देंगे, है ना। कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी? सर बी, यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। देखो पता है, दिमाग ऐसे काम करते रहना चाहिए। वेरी गुड काशवी, द आंसर इज राइट। एक मिनट मुझे दें। हेलो, हाँ 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 हाँ, थैंक यू मैम, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, थैंक यू मैम। हाँ चलो ठीक है। तो मेरे को बताओ कि काशवी कैसे यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस कैसे? मैंने ये पढ़ाया तो नहीं, फिर भी तुक्का। सर मैंने नो सर, सर बाकी सब में अनलिमिटेड लोड टू लोड एट यील्ड है, देखो अनलिमिटेड सबसे स्ट्रेस पहले, टू वर्किंग वेरी स्ट्रेस गुड है। वेरी गुड वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ फटाफट से। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 10:50 हो गया ना, 10 मिनट है, तो 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो बाइंड अप करना है ना। एज पर द इलास्टिक थ्योरी, हमने इलास्टिक थ्योरी देख ली। इलास्टिक थ्योरी अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इलास्टिक पॉइंट तक हमने देखा। मैंने बताया इलास्टिक पॉइंट तक मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था, कौन सा स्ट्रेस, दैट इज यील्ड स्ट्रेस। एक ही ऑप्शन में यील्ड स्ट्रेस है, बाकी किसी में है नहीं। अल्टीमेट लोड टू द लोड एट द यील्ड बाकी में नहीं है, ठीक है। तो हमें वहां से रिलेट करना है कि सिंपल सी बात है, आज का क्वेश्चन है तो आज जो पढ़ा है उसी में से होगा, ठीक है। तो रिलेट करना है क्या, हमें यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। सिंपल सी बात है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें देखनी है। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जितना हमें चाहिए, ठीक है। समझ गए मतलब, कहने वाला यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील का 250, क्लियर। और वर्किंग स्ट्रेस हमें कितना स्ट्रेस चाहिए, तो उसके लिए भी हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो ना वो एट अ पार हो। मतलब कि एट अ मतलब कहने का मतलब है कि हम जो 50 ईयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं वो 80 ईयर। सर आपकी क्लियर है या आवाज सब? बीच में कट गई, जो हम 50 इयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं वो 80 क्या? अभी अभी आ रही है ना। मतलब कहने का मतलब है, हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लेना पड़ता है, ताकि हमारा अपार्ट फ्रॉम मटेरियल में कुछ गड़बड़ हो जाए या स्ट्रेंथ में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। तो हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ता है। अभी क्लियर है? यस सर। है ना। तो हमें वी विल गो विद द यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, है ना। यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। याद कर लो, हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी कितना होना चाहिए, ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। चलो ये तो कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। द मटेरियल इन विच द लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर इज टर्म्ड एज। अब इसका आंसर जिसने नहीं बताया ना, क्वेश्चन पढ़ लिया? ऑप्शन डी। कौन सा है आंसर? मोहिनी ने सर जवाब दे दिया। बी। मैंने तो ऑप्शन बोला था, डी दिखाइए, वो भी दिया नहीं। अच्छा डी दिखाया, सॉरी सॉरी। ब्रिटल इलास्टिक डक्टाइल प्लास्टिक, फटाफट। सर इलास्टिक। लॉक कर दिया जाए? सर टेंशन दे रहे थे आप ऐसे। The material in which the large deformation is possible before the absolute failure or rupture is termed as। तो इलास्टिक। सर मेरा तो इलास्टिक पे ही है अभी। मोहिनी, प्लास्टिक।
इलास्टिक, बी ऑप्शन, इलास्टिक प्लास्टिक सब सुनाई नहीं दे रहा, बी ऑप्शन। D. Yes, sir. मोहिनी का बी, बी है, बी फॉर बॉम्बे, Sir, D for dog. डी फॉर डॉग, वेरी गुड, डी फॉर डोंकी भी होता है, प्लास्टिक। चलो, व्हाट इज द रीजन ऑफ इलास्टिक, पहले तो वो काशवी बताओ। So elastic because उसको हम आफ्टर यील्डिंग पॉइंट उसमें जब स्टैग्नेशन आती है देन वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है ना। ने एब्सोल्यूट फेलियर से पहले पूछा है। हाँ, तो एब्सोल्यूट फेलियर मतलब फ्रैक्चर पॉइंट से पहले वो डिफॉर्म होता है, तो मैक्स डिफॉर्मेशन ले लेता है फ्रैक्चर पॉइंट से पहले, देन Deform- फ्रैक्चर होता है ना। दोनों आपस में लड़ लो, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा ना। अब मैं बता रहा हूँ, दोनों अभी अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, कौन से फ्लोर पे हो अभी? सर ग्राउंड। ग्राउंड पे हो क्या? ग्राउंड वाले तो छत पे चले जाओ, और First. बाकी मोहिनी किस पे हो? फर्स्ट। फर्स्ट पे। फर्स्ट से तो कोई नहीं करनी, आप भी सेकंड पे जाओ और वहां से दोनों जाके कूद जाओ, ठीक है? दोनों का गलत है, क्या फायदा पढ़ाने का तुम लोग को? Ductile होगा फिर, या तो ब्रिटल तो फेलियर से होगा, मतलब फेलियर होगा तो ब्रिटल होगा, और देखो उससे ये इसका आंसर तीनों हो सकता है, इलास्टिक, डक्टाइल, प्लास्टिक, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, खुद सोचो। ductile. डक्टाइल, बिल्कुल मैम। माइल्ड स्टील कौन सा मटेरियल है? Yes sir, मैं यस सर। यस सर। फिर हाँ, पूरी ductile. पूरी रामायण पढ़ा दी, पूरा कर्व उससे रिलेटेड बता दिया, उसके बाद जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बताओ, अब बताओ मेरी गलती है? सर इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल और ब्रिटल ऐसे होगा ना इसको। याद रखो, तीनों मटेरियल हो सकते हैं जिसमें फेलियर आ रहा है, आप प्लास्टिक भी बोल सकते हो, उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, लार्ज डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर देखना है, 4 ऑप्शन में यही चीज देखनी होती है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बेस्ट ऑप्शन के लिए यू विल हैव डक्टाइल। ओके सर। अब डक्टाइल मटेरियल को आप इलास्टिक भी बोल सकते हो, प्लास्टिक भी बोल सकते हो, डाउट है ना, लेकिन जब आपने डक्टाइल कर दिया तो यहाँ पे इलास्टिक प्लास्टिक बात ही खत्म हो गई, यस सर। है ना? तो स्मार्टली आंसर देना है। देखो यही तो चीजें पूछता है। अब ये वाले क्वेश्चन बेवकूफ तो नहीं बनाएंगे एकदम, ऐसा तो नहीं बनाएंगे स्ट्रेस को डिफाइन करो। चलो अब फटाफट से ये बताओगे मुझे, ये तो कुछ नया नया दिख रहा है सबको। वेरी गुड, देखें जरा कौन दिमाग लगा सकता है। यू हैव टू, क्या करना है इसमें, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, देखें जरा कौन दिमाग लगाता है। सर मैच करना है। हाँ, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। सर आइसोट्रोपिक तो होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, ये कौन, मोहिनी बता रही है, वेरी गुड। और होमोजीनियस सिमिलर प्रॉपर्टी होगी वॉल्यूम के अंदर। वेरी गुड मोहिनी। विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक में होगा टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेसिंग। ब्रिटल, नहीं उल्टा बोल दिया, विस्कोसिटी नो प्लास्टिक जोन, ब्रिटल टाइम डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेसिंग। काशवी, सर पहले दो का तो मेरे को पता था, विस्को इलास्टिक मेरे को पता नहीं है क्या होता है तो। अब पता है, शुरुआत का तो 2 इतने अच्छे से बोला था और मोहिनी सही भी बोल रही थी, लेकिन डर के मारे गलत कर दी, ठीक है? ब्रिटल में प्लास्टिक जोन होता है? सर नो, ब्रिटल में तो प्लास्टिक का तो है ही नहीं। फिर जबरदस्ती विस्को इलास्टिक बताया था, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन। विस्को इलास्टिक हमने क्या किया, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन पे तो इलास्टिक मटेरियल जहां आ गया वो टाइम डिपेंडेंट है। यस सर। अब देखो छोटी छोटी गलती विस्को करते क्यों हैं। लग जाता है आगे फिर, मतलब विस्को का क्या मतलब? विस्कस मटेरियल हो, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इलास्टिक मटेरियल भी है और विस्कस भी है, देन विस्को इलास्टिक, ठीक है? अच्छा। अब देखो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए ऑप्शन, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, देखें जरा, आप इसको भी गलत करोगे ना तो अब जो मैंने बताया था 4th फ्लोर से जाके कूदना, ठीक है? दो ऑप्शन पढ़ लिए, आगे बढ़ो। यस सर, नेक्स्ट। काफी हो गया ना, आगे बढ़ रहा हूं। सर ऑप्शन सी। काशवी, बहुत धीरे धीरे आंसर आ रहा है, देख लो। मोहिनी भले गलत बताए लेकिन से पहले बता रही है, ठीक है? इलास्टिक लिमिट पूछी थी, अप टू विच द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्यों पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा मोहिनी? मैंने सोचा था, बट फिर ये इलास्टिक लिमिट में तो प्रोपोर्शनल
तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसमें जब हम वो हुक्स लॉ करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो हट के इलास्टिक मॉड्यूलस काशवी सही बोल रही है गलत बोल रही है, पता नहीं कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया, मोहिनी लग रहा है। सर मतलब बी पॉइंट था हमारा इलास्टिक लिमिट, तो वहां तक तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उसके हिसाब से तो फर्स्ट ही आना चाहिए। वाह बहुत सही। देखो यही होता है कंफ्यूज करने का तरीका। लोड मोहिनी रिमूव पूरी करेंगे तो पूरी कहानी बता रही है, ये पूरा चीज बताया मैंने। अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रीगेन्ड। अब ये जो पहला पॉइंट है प्रोपोर्शनल वाला, वो तो चलो वैलिड है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है ना आपको। वो तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला हो गया, लिमिट पूछा। सर इसमें मल्टीपल ऑप्शंस का ऑप्शन नहीं होता। होता है बिल्कुल, ये भी आएगा बेटा। अब धीरे धीरे ना एसर्शंस और रीजंस आ रहे हैं, पता है। अभी जब तक आप लोग पेपर दोगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने लगेंगे। चलो रेजिलियंसिस बताओ, ये तो बता दोगे। से ए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, वेरी गुड। काशवी रिकवरेबल भी पढ़ा था हमने। सर दोनों चीजें सही है, ए और बी, बट अप्रोप्रिएट के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। बियॉन्ड हुक्स लॉ, क्या रेजिलियंस। यस सर, यार तुम लोग सब बेकार करोगे, पता है। ए और मैक्सिमम रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए ना। मैक्सिमम भी तो हो सकता है, वो उससे आगे तो मैक्सिमम पॉइंट पे वो आके स्टॉप हो जाता है। फिर रेजिलियंस कहाँ बताया, कौन से पॉइंट तक बताया, इलास्टिक लिमिट तक बताया। इलास्टिक लिमिट तक क्या होगा, दैट इज रिकवरेबल है कि नहीं है। यस सर। यस सर, अब तुम लोग पता है। नेक्स्ट बताओ जल्दी फटाफट। क्वेश्चन रिपीट करूं, क्रीप इज अ प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन है, फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब तुम लोग का आज ब्रेक खाऊंगा मैं 11 से 11:30। करो अब। तो लग तो ए और सी में से रहा है। शायद लग तो ए सी में से रहा है। So C final C. मोहिनी सी फाइनल, वेरी गुड। काशवी, काशवी के आंसर नहीं आ रहे, काशवी को डाउट ही हो रहा है चारों में, है ना। मेरे को एक तो टाइम डिपेंडेंट वाला लग रहा है और सी लग रहा है, आई थिंक को भी। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, एक बार पढ़ाई करोगे उसके बाद करोगे, ठीक है, तब देखो क्या आंसर लगाते हो। द आंसर इज ए, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल, शॉर्टनिंग कॉज बाय श्रिंकेज ऑफ द मेंबर। ये कहाँ बता दिया मैंने, अभी श्रिंकेज तो बताया नहीं, होता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये कंफर्म है। चलो, ये तो जो नहीं बता पाया ना उसके लिए तो क्या बोलूं मैं। फटाफट कोड्स दिए हुए हैं, फिगर देख लो, कोड्स बता दो फटाफट से, बताओ मुझे कौन सा यील्ड पॉइंट है, कौन सा प्रोपोर्शनल लिमिट है, कौन सा रप्चर है, कौन सा अनलिमिट। समझ में आ रहा है क्या बताना है। 1 पॉइंट क्या दिखा रहा है। यस सर। सर एक सेकंड। यील्ड पॉइंट पे कौन सा नंबर होगा, दैट इज 3 4 1 2, इस तरीके से बताना है ना। यील्ड पॉइंट कौन सा है, ऐसे करके। सर बी ऑप्शन। सर ये तो लॉक कर दिया जाए। सर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मतलब अरे यील्ड पॉइंट पे कौन सा नंबर है, यील्ड पॉइंट जो है कौन सा नंबर शो कर रहा है यील्ड पॉइंट को। अच्छा 8.3 4 काशवी बताओ यील्ड पॉइंट को कौन सा नंबर शो कर रहा है। सर 3। तो सर तुमने नहीं, बी ऑप्शन कैसे बोल दिया। 3। हाँ मैंने गलत बोल दिया। वाह, यील्ड पॉइंट को 4 शो कर रहा है, वेरी गुड काशवी। 3 सर नहीं, काशवी मोहिनी थी वो। हाँ सर मोहिनी बी सही। का प्रोपोर्शनल लिमिट पे सर 4 है, ए है, ए है, ए है, ए। पे 3। ए लॉक सर। रप्चर स्ट्रेंथ बताओ कौन सा पॉइंट है। सर सर 1। 1। क्लियर है ना, अल्टीमेट और स्ट्रेंथ और रप्चर बताना, प्रोपोर्शनल और यील्ड आपको पता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, 3 4 1 2, ठीक है। फटाफट अब ये जो नहीं बता पाया ना,
सेम वर्ड है, क्रीप क्रीप क्रीप, कितनी बार क्वेश्चन आ गया सोच लो। ईएस के क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग। इस तरीके की क्लास हो तो मजा आया ना। अब तक तो कुछ नहीं करवाता था मैं, ऐसे ही बैठ के बस टाइम पास होता था, है ना। उसके बाद पढ़ते भी नहीं थे, तो मुझे पता है 1 घंटा मैं देता था तब भी नहीं पढ़ते थे, तो इससे बढ़िया है मैं ही टाइम यूटिलाइज करवाऊं। जल्दी फटाफट करो, देखो ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसको पूरा 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बार देख लेना, ठीक है, रट जाओगे। बताओ जल्दी, क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। अब इतना सोचने में क्या लग रहा है, फटाफट देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, मैं सिखाऊं कैसे करना है क्वेश्चन। एलिमिनेट करके। एलिमिनेट करके। क्रीप क्या इलास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा, पहले तो ये बता दो। सिर्फ इलास्टिक प्लास्टिक से दो, क्या होगा। प्लास्टिक। वेरी गुड, इतना समझ आ गया। बी डी हट गए, बचा ए और सी, ठीक है। ए और सी में प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट द कांस्टेंट लोड, प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट वेरिंग लोड। अब ये वेरिंग लोड होगा या कांस्टेंट लोड होगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। से कांस्टेंट। टाइम के साथ वेरी करेक्ट। टाइम डिपेंडेंट तो है ही, अभी ऊपर कर लिया था, क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट। अब ये दोनों हो सकता है कांस्टेंट और वेरिंग में से कौन सा होगा, फटाफट। तो स्ट्रक्चर का लोड तो सेम ही रहेगा ना, तो कांस्टेंट। बिल्कुल सही, मैंने बताया था परमानेंट लोड के कारण होता है डेड लोड, है ना। तो परमानेंट कौन सा होगा, कांस्टेंट लोड हो गया, ठीक है। यस सर, ए आंसर। इतना से लेकिन दिमाग लगाना आपने नहीं। ए वालों से डरा दिया है ना, आप कह रहे हो ज्यादातर हो सकता है ए नहीं सही होंगे। नहीं मतलब हाँ, नहीं देखना है, ए वाले को क्रॉस चेक करना है आपका। गेट हमेशा देखना, क्वेश्चन दोगे ना, पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा। वो चारों ऑप्शन ऐसे बनाते हैं जिसमें हर बच्चा लगा पे। फटाफट बताओ, टेनेसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। फटाफट, मैंने बताया थी, इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द टेंशन क्या बताता है। दो ऑप्शन सेम है, सी और डी। सी और डी सेम नहीं है। सेम है क्या। यस तुमको सी और डी पहले दिख गया, ऑप्शन सेम है नहीं है। तुम आप अपना ऑप्शन बताओ ना क्या है, उससे क्या मतलब है ऑप्शन सेम हो या ना हो। है भी नहीं ऑप्शन सेम, पता चल गया। हाँ वैसे सेम है यार, बट सही है। आंसर तो बताओ मेरे को। आंसर सर नहीं आया अभी। डी क्या होगा, डी। क्या होगा। सी ए डी, सी डी। सी डी पक्का। जो 2 ऑप्शन दिख जाए वही सही होता है, काशवी। नो सर, ऐसा तो नहीं होता वैसे। फिर सर चल रहा है मेरा सोचने का। सर राइट ऑप्शन इज ए, 2143। 2, चलो 1 4। 4 और हाँ 3 एक्स की। चलो धीरे धीरे दिमाग काम कर रहा है ना, सही है। यस सर, से थोड़ा है ना? टाइम लगता है क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आते हैं। अब ये थोड़े से लेवल के असर्शन रीजन, अब इसमें बताना है पहला सही है, ट्रू है, या दूसरा सही है, या दोनों फॉल्स है, या मतलब द असर्शन इज करेक्ट रीजन, जो असर्शन बोल रहा है उसका करेक्ट रीजन है। इस तरीके के क्वेश्चन ना अभी बहुत टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर सबका देखो, और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लगाना, खुद से लगाना एक बार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इसको इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने, है ना। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना कंसेप्ट बनेगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट, चलो ये क्वेश्चन तो इजी है, एक इजी वाला क्वेश्चन देता हूँ, सेशन समझ में आएगा आप लोग को, है ना। is strain is the fundamental behavior of the material while the stress is a derived concept, ठीक है। रीजन क्या बता रहा है, स्ट्रेन does not have a unit while the stress has a unit। कौन सा ट्रू है बता दो, ए ट्रू है या आर ट्रू है, या ए फॉल्स है आर फॉल्स है, फटाफट बताओ। अब इसमें सोचना क्या है ये बताओ, इतना देर लगना चाहिए आर टाइम। तो सही है, आर तो सही है। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेस में यूनिट होता वेरी गुड, आर सही है। ए 8 फॉल्स है। है। ए फॉल्स है उसमें। बिल्कुल, देखो ऐसे ही दिमाग लगाते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। अगर आर ट्रू है तो ए फॉल्स होगा। किसने बोल दिया ए फॉल्स है, मैंने बताया है कि हमारा स्ट्रेन जो है, हमारा याद करो फंडामेंटल डायरेक्ट कांसेप्ट होता है स्ट्रेस।
फॉर्मूला लेकिन बताओ। एक चीज पूछनी है मेरे को सर, हाँ स्ट्रेस तो लेकिन हमारा इंटरनल होता ही है ना, तो वो डिराइव्ड कैसे हुआ, मतलब यही तो कंफ्यूजन हो गई मेरे को। मतलब स्ट्रेन हमने एक्सटर्नली लगाया, तो पहले मैं स्ट्रेन पूछ रहा लगनी हूँ, चाहिए बॉडी सुनो पे। सुनो सुनो, अब मैंने बहुत देर से इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स से। पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया आपका स्ट्रेस निकल गया। मैंने बोला था स्ट्रेस मेजर करना है, स्ट्रेस मेजर कैसे करोगे? किसी भी बॉडी में स्ट्रेस मेजर करना है, मैंने इस पूरा बहुत पूरा कहानी बताई थी पूरी। पहले क्या करते हो, पहले स्ट्रेन आता है कि स्ट्रेस आता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन। आता है। देखो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहले फोर्स निकालते हो तो फोर्स में मास आया, ठीक है। तो हमारा फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास, मैंने मास बताया था ना। जब तक यस सर। आपको मास ना पता हो तब तक आप फोर्स नहीं निकाल सकते। तो फोर्स इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ मास, बोल सकते हो ना, मतलब डिराइव्ड है ना उस चीज से। यस मतलब सर। फोर्स डिपेंड कर रहा है ना मास पे या एक्सेलरेशन पे। तो वैसे ही चीज है स्ट्रेन पे हमारा, मतलब स्ट्रेस हमें निकालना हो, सॉरी, तो स्ट्रेन के यूज से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज ओके। इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेन। मॉडुलस वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेन हम मेजर कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेस मेजर नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस इज द डिराइव्ड कंसेप्ट। सही तो बोल ओके। रहा है, गलत क्या बोल रहा है? देखो यही छोटी छोटी चीजें पूछता है वो आपसे, क्योंकि उसको पता है आप उतना डेप्थ में पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो ये देखो, ये ईएस के क्वेश्चंस थे, तो इनको करो, ठीक है, जितना हो सके। देखो एक एक चीज पे क्वेश्चंस है, और ये अच्छी अच्छी जगह से। द स्ट्रेस लेवल बिलो विच द मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज। चलो ये सब क्वेश्चन करना है एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन है, अब इतना वो नहीं कर सकते इसमें। सर प्लीज ये वाला आप अपलोड कर दीजिएगा अभी बेटा मैंने क्लासरूम कर में। दिया, क्लास से पहले जो 15 मिनट दिया ना आपने, 15 मिनट। अब आप लोग तो सोचते हो सिर्फ 15 मिनट, सर देर कर देने से मेरे को 10 मिनट पहले से बैठना पड़ता है। अब 10 मिनट पहले से बैठो, फिर मैंने ये सब काम कर दिए। ये बताओ फटाफट, आइडियली प्लास्टिक का मटेरियल का ग्राफ कौन सा होगा? सी वाला आइडियली प्लास्टिक, तो सी होगा ना, आइडियली प्लास्टिक सी। सी यही था। चलो ये सब सही है, यहाँ तक ही क्लास थी। अब सुनो मेरी बात, अभी मैंने नया क्लासरूम पे बना दिया है, ठीक है। जो ये मेल आईडी पे गया होगा, मेल आईडी जो आपकी वो वाली है ना, एक बार लॉगिन करना, उस पे नई क्लासरूम बना दी है मैंने, उस क्लासरूम पे मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। शायद मेल गया हो, मेल नहीं गया आपके पास? यस कर लिया मैंने। कर लिया ना, हाँ। तो काशवी आप सुबह सुबह किसी का नहीं था, ठीक है। तो फिर इसी पे प्रैक्टिस करो, इसी पे मैंने क्वेश्चंस डाल दिए, वही वाले जो वो वाला थे उस दिन भी था ना, वो वाली चीज मैंने डाल दी है, ठीक है। तो एक बार देख लेना। बाकी देखो आज अच्छा लगा क्लास, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। आज देखो ज्यादा दिन देरी क्लास हो गई। अब मैं जानता हूँ 1 घंटे जो आपको गैप देता हूँ उसमें आप लोग पढ़ते तो नहीं हो, मुझे तो नहीं लगता। देखो इस तरीके की क्लास होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस करो उसी दिन। आज वैसे और भी कुछ पढ़ाना था, वो सब पढ़ाना था मुझे, न्यूमेरिकल वाले करवाने थे, सिंपल स्ट्रेस वाले। लेकिन चलो जितना हुआ, मतलब समझ में आया, यस। यस सर। है ना। तो देखो इस तरीके से मतलब पढ़ोगे ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो आज साथ साथ में मुझे लगवाने पड़े, क्योंकि आप तक खुद से नहीं लगाते हो। खुद से लगाते तो इस लेवल के लगाते ना। देखो कहने का मतलब कंसेप्ट क्लियर हो, जैसे आपने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओगे ना, और मतलब उतना आपकी क्लैरिटी होगी। कुछ कंसेप्ट छूट जाते हैं तो वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के लगा ना, कुछ है मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सर हम लगाते तो हैं, वो थोड़े लो लेवल के होते हैं। हाँ नहीं, देखो लो लेवल, बात लेवल और लो लेवल की नहीं है। एक बार फ्लो बन गया ना क्वेश्चंस लगाने का, तो आपको फिर क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ताकि फिर अब एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछता तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछता, तो फिर आपको लगता है एकदम ये क्या पूछ दिया सर आपने, है ना। तो ये चीज चलिए ना अच्छा हो। है, हर क्लास के बाद 15 मिनट का एमसीक्यू सेशन। हाँ बिल्कुल, देखो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेट आपको कहीं भी एग्जाम देने जाना है तो आजकल कहाँ एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। तो आपको वो चीज से रिलेट करना है, और क्या लेवल चल रहा है ये चीज जरूर जाननी है, ठीक है। तब आपका लेवल अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर वही चीज पढ़ाई हो जाएगी कि जैसे आप पढ़ रहे हो, पहले जैसे पढ़ रहे थे वही चीज कंटिन्यूअस चलती आ रही है, तो आपके में डिफरेंट क्या, है ना। तो ये चीजें करनी है। बाकी देखो होप करो कि सारी चीजें अच्छी हो। अभी लेक्चर बंद हो तो सारी चीज प्रॉपर मिल जाए, तो मैं आपको प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर आपको दे दूंगा यूट्यूब पे। आपको जब मन आए, ये तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप इसको 2x की स्पीड में भगा के देख सकते हो, ठीक है। आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो धीरे धीरे पढ़ना हो या नोट्स बनाने हो कुछ भी करना हो, वैसे तो पीडीएफ आपके पास है, ठीक है। और मतलब एक बार फिर से उसको रिकॉल करना हो, जैसे एग्जाम से पहले ना एक बार रिकॉल करना हो क्या बताया था सर ने, क्या चीज थी, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने कल से भी शुरू कर दी थी। कल देखना चाहो तो सर्वेइंग का 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। मतलब अभी देखते हैं, अभी ये हो जाए सब अच्छे से, क्योंकि बीच में कुछ दिक्कतें भी आई थी। बाकी देखो अच्छा लगा ना, ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
और देखो अब स्ट्रक्चर लगभग खत्म पे ही है, तो एक बार फिर से पूरा रिवीजन हर चीज का, ठीक है। और Sir, फोर्स, yes, हाँ sir. फोर, क्या काशवी बोलो? सर कुछ नहीं, कंटिन्यू। हाँ मतलब फोर्सेस के देखो न्यूमेरिकल कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, क्योंकि देखो चीजें हैं, कोप्लानर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हैं, ये आगे चल के मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी पढ़ाऊंगा, तो कैसे रिजोल्व करते हैं ना, ये चीज मुझे बतानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा फोर्सेस के मैंने न्यूमेरिकल ना तो मैंने मतलब करवाए थे, मैंने इसीलिए जहां से जो मिले मैंने आपको भेज दिए हैं। वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, तो पूरा एक बार देखना हो तो पूरा देख लो, बाकी सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट देखना हो तो वो देख लो, ठीक है। तो सिलेक्टिव चीज पढ़ो और जो हमारे लिए आगे काम आए वही चीज करो, ठीक है। चलो फिर स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छे से रहो, है ना। और क्या बोलते हैं, बाकी अपना पढ़ते रहो, ठीक है। अभी तो ज्यादा टाइम हो गया आपका, 15 मिनट ले लिया मैंने आज ब्रेक का, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.